पार्था सेनगुप्ता, वो कोई मेरा दोस्त नहीं है जो हम खाली सेनगुप्ता बोल, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट की बात करेंगे। आयशा वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट में अब क्लियरली एक चीज़ तो विजिबल है कि हायर लेवल पर हम नहीं टिक पा रहे हैं। चाहे आप निफ्टी देखिए, चाहे आप बैंक निफ्टी देखिए, क्यों नहीं टिक पा रहे हैं उसका मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट में इस समय थोड़ा सा एक चाइना फैक्टर हैवी है। जो चाइना में एक वीकेंड में एक इवेंट है, एक फ्रेश स्टिमुलस अनाउंस होना है, तो वो एक बाइनरी इवेंट है। बाइनरी इवेंट मतलब या तो इस पार या उस पार। और अगर वो जो वीकेंड पे जो पैकेज आएगा, स्टिमुलस पैकेज आएगा चाइना का, अगर वो बहुत बड़ा हुआ तो चाइना में रैली होगी, इंडिया गिरेगा। सिंपल स्ट्रैटेजी है। और अगर वो राहत पैकेज जो है या वो स्टिमुलस पैकेज जो है वो उतना बड़ा नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो चाइना फुस हो जाएगा फिर से और फिर भारत की मार्केट जो है वो दौड़ेगी। और इवेंट से पहले थोड़ा सा लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाया मेटल शेयर्स। आज देखिए आप, मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी है सुबह से। मेटल शेयर्स, हालांकि उनकी भी चमक थोड़ी फीकी पड़ी है हायर लेवल से, लेकिन वहाँ पर अच्छी तेज़ी बन रही है। तो सारा का सारा मामला अब उस स्टिमुलस पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी वीकेंड पे हालांकि कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया इजराइल की कि कोई फ्रेश कदम अभी नहीं लेने वाले हैं वो, वहाँ से भी अगर कुछ आ सकता है, तो इसके लिए मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है। आयशा वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। ये वेट एंड वॉच मोड आई थिंक इस पूरे हफ्ते परसिस्ट कर रहा है। मैं वही देख रही थी कि लो हमने 24,694 का छुआ था इस हफ्ते, एंड आई थिंक इट वाज इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। हाई बीच में हम 25,200 के बियॉन्ड गए थे, लग रहा था मोमेंटम रहेगा, लेकिन ये चाइना का डर जो फिर से हावी होने लगा है अनुज, उसको आप कितना वेटेज देंगे? क्योंकि वो चाइना के फियर में ही भारतीय बाजार पहले टूटे थे और फिर कुछ नहीं हुआ। एक ही दिन में वो इंडेक्स 10% गया और फिर 3% नीचे आया। तो वो कितना डर हावी रहेगा हम पर? देखिए जिस हिसाब से मार्केट प्लेस्ड है इस समय हर्षदा, 24,970 के आसपास है हम, ये हो सकता है कि चाइना का फैक्टर जो है वो मार्केट को एक डबल बॉटम बना के दे दे। मैंने हमेशा एक बात कही थी कि जब भी मार्केट एक लो बनाता है, उसके बाद एक बार वो जरूर उसको रीटेस्ट करता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर सपोर्ट है या नहीं, डबल बॉटम बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्ट 24,694 पर ही जाएंगे, लेकिन एक बार के लिए हो सकता है कि मार्केट उसको टेस्ट करना चाहे जी। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है चाइना का ये जो स्टिमुलस आएगा। अच्छा, चाइना में अगर बड़ा स्टिमुलस आ भी गया, बाई चांस अगर चाइना में बड़ा स्टिमुलस आ भी गया, तो ऑब्वियसली वहाँ बड़ी रैली होगी और मंडे को फिर हम गिरेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मंडे को ईदर वे हम एक या तो हायर बॉटम बनाएंगे या एक मंडे को हम डबल बॉटम की कंफर्मेशन देंगे। तो इसके लिए मंडे जो है ना, मेरे ख्याल से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है आपके लिए, कि मंडे को जिस तरीके से मार्केट में एक्शन बनेगा उसको देखते हुए। तो इम्पॉर्टेंट तो है इवेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवेंट इम्पॉर्टेंट है और ये मंडे को इनफैक्ट उस पर बड़ा एक्शन आता हुआ मार्केट्स दिखाएंगे। लेकिन अनुज, फिर सवाल यही है, कंसिडरिंग इस पूरे हफ्ते हम एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, आज की क्लोजिंग क्या 25,000 के ऊपर होना अहम है इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल। देखिए आज के ट्रेड ने आपको एक और चीज़ बता दी। आज सुबह मैंने दो टेबल्स रखी थी, एक तो ये कि निफ्टी का रोज हायर लो बन रहा था और दूसरा निफ्टी अपने हाई से काफ़ी नीचे गिर रहा था। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इंट्राडे में मार्केट आपको एक सेल की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हालांकि पोजिशनरी मार्केट अभी भी शायद एक सेल पे नहीं आया है। तो अभी जो निफ्टी का मूव है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा रीसेंट लो और 20 डेमा के बीच में। अगर रीसेंट लो टूटा, 24,694 का लो था वो, यहाँ से एग्जैक्टली 300 पॉइंट नीचे है वो लो, अगर वो लो टूटा तो हम वहाँ से और 500 पॉइंट गिरेंगे। 20 डेमा यहाँ पर प्लेस्ड है 25,287 पर, अगेन एग्जैक्टली 300 पॉइंट ऊपर। हम एकदम बीचों बीच हैं उन दोनों लेवल्स के। अब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, या तो आप वेट करें और देखें कि वो 20 डेमा को अपसाइड पे आप क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं, या वो रिसेंट लो को ब्रेक कर पा रहे हैं या नहीं, उसकी वेट करें बेसिकली। ये निफ्टी पर अप्रोच होगी। क्लोजिंग मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग कहीं भी हो, मैं तो कहूँगा कि आप कोई ट्रेड कैरी ना करें। हाँ, एक चीज़ जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स कर सकते हैं वो है कॉल स्प्रेड। आप एक महीने के एंड की एक कॉल ले लें और थोड़ी ऊपर की कॉल बेच दें, क्योंकि चाइना का अगर फैक्टर उतना डरावना नहीं रहा तो मंडे को रैली बढ़ी होगी हमारी।
तो ये आप एक अप्रोच ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 51,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 100 डे में बार बार, अच्छा एक दिन आउट परफॉर्म करता है, एक दिन अंडर परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी, इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन जब तक 51,000 इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 51,000 के नीचे 50-500 का लेवल ओपन होगा और इंडेक्स में बड़ी रैली के लिए 52,000 का लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। ओके तो ये फिलहाल 52,000 के ऊपर जाना इम्पोर्टेंट है और देखते हैं फिर चाइना में ओवर द वीकेंड क्या निकल कर आता है। लेकिन वीरू गुड आफ्टरनून, एक दो बड़े एक्सीडेंट्स दिख रहे हैं, बड़ा मूवर भी है, बड़ा एक्सीडेंट भी है, लेकिन आपने क्या कुछ भापा है वायदे बाजार के एक्शन के साथ? हर्षिता कुछ, गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज, कुछ बिग टिकट साइज काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है आज, और मैं अभी जो स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ वो होंगे जो एज पे बैठे हैं, जहाँ पे एज का हमें आई थिंक एक माइलेज मिलेगा अगर वो क्रॉस हुआ, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पार हैं। पहला स्टॉक में रखना चाहूँगा, लेट्स ब्रिंग इंडिया मार्ट। आपकी स्क्रीन पे 309.95 पे ट्रेड करता हुआ पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन जोन के ऑलमोस्ट हायर एज को स्ट्राइक कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, आई मीन 3.5% ऊपर ये बिल्डअप है। 3 दिन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें एक पुल बैक आया था, उसके बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, अब करीब 3,995 मेरे ख्याल से ये मेरे स्क्रीन पे स्पॉट है। ये फ्यूचर्स है 27 रुपये का, 18 रुपये का प्रीमियम है। एज पे नजर रखिएगा, 3,020 के आसपास इसका स्पॉट का एज है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डे हाई की ट्रिमेट्रेट में ट्रेड करता हुआ। उसके बाद वो स्टॉक जो कि आपने कल पिक किया था हर्षिता, फार्मा स्पेस में लॉरस लैब, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज था कल 10-20 डीमा के ऊपर। मेरे को और कोई रिवॉर्ड किसी फार्मा में नजर नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। दरअसल ब्रेकआउट कल ही था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसमें 19 सितंबर को जो क्रैक आया था, जब ये कोलैप्स हुआ था, वो पूरा का पूरा क्लस्टर इसने रीगेन कर लिया है 473 के ऊपर। तो एक लॉरस लैब, और तीसरा स्टॉक और रखना चाहूँगा अगेन, जिसमें मूव अच्छे खासे आ रहे हैं और एकदम एच पे बैठा हुआ है आईटी में, दैट्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज। 1831 क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है, नजर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग वायरेशन, ऑप्शन एक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग। हर्षिता आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी साथ में रख देते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मुनाफा वसूली लौटती हुई दिखाई दे रही है, और निफ्टी बैंक को देखेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादा मुनाफा वसूली है, थोड़ी नहीं। लेकिन टीसीएस को धक्का लगा है। टीसीएस के नंबर्स बहुत ही एवरेज रहे हैं इस क्वार्टर में, 2% की गिरावट उसके बाद आई। एमएनएम हो, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये वो दिग्गज काउंटर्स हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन बड़ा एक्सीडेंट जिसे मैं मेंशन भी कर रही थी वो कमेंस है। गोल्डमैन सैक्स ने इसे डाउनग्रेड किया, इस पर आगे डिटेल में बातचीत भी होगी। 5% का नॉक इधर। क्रॉम्पटन, चोला इन्वेस्टमेंट, एल&टी फाइनेंस, तो बैंक्स के साथ साथ एनबीएफसीज में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रेंड है जो तेजी में है, 3% के गेन्स। और कुछ ही देर पहले हम बता भी रहे थे आपको कि नोएल टाटा दरअसल टाटा ट्रस्ट के अब चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं रतन टाटा के देहांत के बाद। हिंडाल्को करीब 2-2.25% ऊपर। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये कुछ तेजी वाले ट्रेड्स आज आपके लिए बने हैं। याद रखिएगा एचसीएल टेक सोमवार को नतीजे पेश करेगा। फिर बंधन बैंक, नैल्को, एमसीएक्स और एक्साइड में भी तेजी दिख रही है। और बंधन बैंक में बहुत दिनों बाद इस तरह का मूव है, क्योंकि फाइनली एक नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति पर फैसला हो चुका है। पार्था सेनगुप्ता अब पदभार संभालेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे जानकार अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनसे पूछेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे पैनल में आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका है। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम बात करेंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ से। 2:15 बजे विनी को जोड़ेंगे और वो आपको बताएंगी कि बंधन बैंक में क्या वो अब बड़ा फैक्टर है जो 9% भागा है स्टॉक, और कमेंट्स पर एग्जैक्टली ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या कहा गया। जिसके बाद ये दोनों स्टॉक्स डिफरेंट डायरेक्शंस में गए हैं। 220 पर सीमेंट सेक्टर पर चर्चा होगी। बिरला कॉप के एमडी और सीईओ संदीप घोष हमारे साथ होंगे। एक डिमांड आउटलुक की स्थिति क्या बन रही है उस पर एक कॉल लेंगे। 235 पर क्रॉस सीज कैपिटल सर्विसेज के एमडी राजेश बहेती हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। निफ्टी ने जो 3 इंडाइसेस अपने वीकली एक्सपायरी में बंद होने का फैसला ले लिया है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वॉल्यूम्स पर, ओवरऑल बिजनेस पर। फिर अगले हफ्ते आने वाले नतीजों की बातचीत शुरू करेंगे। सोमवार को एचसीएल टेक के नंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकता है मार्केट, आशीष आपको ये समझाएंगे। 250 पर डीमार्ट के नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा कल डीमार्ट के नतीजे आएंगे। और फिर 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर सीईओ दीपक शनॉय जुड़ने वाले हैं। 3:10 पर शुरुआत करेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स का। फिर ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे।
ओके चलिए फिर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं, उनसे बात करते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन उस स्टॉक का नाम है इप्का लैब्स। ट्रेड कर रहा है 1650 के आसपास, टॉप होगा 1637, ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1680 के नजर आते हैं इप्का लैब्स। इप्का लैब्स में एक मौका, तो कल ये सारी फार्मा कंपनियां दबाव में थी, आज फिर से इन्हीं का साथ लिया जा रहा है। इप्का में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। स्नेहा बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में मुझे जो पसंद आ रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। काफी टाइम से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में भी हमें दिख रहा है कि कॉल्स में काफी अच्छा राइटिंग्स है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर रहेगा। इधर हम फ्यूचर्स शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम 240 का जो कोड ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 4, तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे ही लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2.4 का रहेगा, टारगेट उसमें अराउंड 7.25 तक के रहेंगे। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बाय अक्टूबर फ्यूचर्स। और रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा इस वक्त जो ट्रेड रहेगा वो HCL टेक में रहेगा। यस आई नो उसके रिजल्ट्स अभी बाकी है, बट यहाँ पे चार्ट सेटअप में देयर इज समथिंग स्पेशल। आई डोंट नो रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन चार्ट सेटअप में एक बहुत ही अच्छा फ्लैग बना हुआ है और वो बहुत ही बढ़िया फ्लैग है। तो यहाँ पे अगर 1800 होल्ड करेगा ये काउंटर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बड़े ग्रीन बार की पॉसिबिलिटी बन रही है, जो इस काउंटर को 1870 एंड 1900 की तरफ बहुत ही जल्दी ले जानी चाहिए। ओके मानस आपका ट्रेड। अनुज जी, आई थिंक L&T फाइनेंस पे ध्यान है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। स्टॉक ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो L&T फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 164.50 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, उसमें आपको 166.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और 160 रुपए के टारगेट सेट करने हैं L&T फाइनेंस में। अगर चाहें तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 165 वाला पुट ऑप्शन 5.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल L&T फाइनेंस में भी एक देखिए मंदी का ही कॉल, लेकिन आपको पुट ऑप्शन लेने की सलाह 165 वाला मानस दे रहे हैं। राजेश सातपुते गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर मेटल सेक्टर पे है, उसमें से मेरा पिक रहेगा हिंदाल्को। मुझे लगता है हिंदाल्को जिस तरह से 746 के ऊपर फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 744 का, रादर 743 थोड़ा बेटर होगा। 743 के स्टॉप लॉस के साथ हिंदाल्को बाय करें। इसका जो टारगेट रेंज है मुझे लगता है 760 इनिशियल टारगेट होगा, लेकिन लगता है कि 760 तक भी जा सकता है। तो 760 768 ये दो टारगेट के लिए हिंदाल्को बाय करें। ओके, हिंडाल्को राजेश जी का ट्रेड हो गया। मेटल्स में आप एक्सपोजर देते हुए 748। सिद्धार्थ खेमका हमारे साथ मौजूद हैं, फंडामेंटल विशेषज्ञ। टेक्निकल ट्रेड्स यहाँ पे सारे पूरे हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बार फिर से यूनानिमसली स्ट्रेंथ फार्मा में और TCS में कुछ रिएक्शंस हैं, लेकिन IT में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं। मेटल्स भी एक टोज पे रखे हुए हैं ट्रेडर्स को। आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस बाजार में इस वक्त? ओके, अभी सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क अगर आप देखें है नहीं, अभी था, मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच है, बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आज के कुछ 1-2 पॉइंट्स को और देख लेते हैं जो काउंटर्स बहुत अच्छे खासे मूव ले रहे हैं। सुबह बात हुई थी मानस की एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पे। मानस वो ट्रेड पिछले 2-3 दिन से इस पैनल के कई लोगों ने पिक किया। आज के बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में से, अच्छे ट्रेड्स में से ये भी शामिल रहा। एक्साइड, इसने वो 24 जुलाई का क्रैक पॉइंट मतलब 530 रिगेन कर लिया। अब आपका व्यू एक्साइड पे क्या है? सुबह भी बात हुई थी इस पे, अच्छा ट्रेड बनाइए आप। जी, तो देखिए व्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि 540 और 544 ये दो टारगेट आप सेट करके अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को अब रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 522 रुपए कर लीजिए। टारगेट रहेंगे 540 और 544 के। सिद्धार्थ, ओके, एक्साइड 529.25 पे। डॉक्टर साहब जब सिद्धार्थ जी अभी रेडी हो जाएं तो मेरे को बताइएगा, तब तक मैं 1-2 स्पॉटिंग कर लेता हूँ। शुरुआत में ही कार्यक्रम की ग्रैनुअल्स में मूव आ रहा है, लेकिन ग्रैनुअल्स में मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि ग्रैनुअल्स जो है वो बैन पीरियड में है, तो यहाँ पे हम टच नहीं कर सकते। रचना जी, अगर आप आज की आई थिंक अब तक की इंट्राडे ओआई समरी को देखें, कम्प्लीटली इसका झुकाव जो है वो फार्मा की तरफ है।
चाहे वो इप्का हो, चाहे वो अरविंदो हो, चाहे वो ल्यूपिन हो, लॉरस हो। आपने इस वक्त पोजिशनली जो ट्रेड्स आपको चल रहे हो फार्मा में, कुछ पिक किया है इस वक्त? क्या पोजिशनली कैरी करने के लिए, मतलब पॉसिबली फॉर नेक्स्ट वीक इस पर? करेक्ट, यहाँ पे पोजिशनली कैरी करने के लिए ग्रेन्यूल्स अपने आप में अच्छा है। ये 600 के ऊपर जो है ये 660 और इवन 680 तक जा सकता है विद इन अ फ्यू डेज ऑफ टाइम, विद इन अ वीक और टू। तो अगर पोजिशनली कैरी करना है तो ये एक नाम है जो अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा नाम मुझे अच्छा लग रहा है एक, that is the counter of Sun Pharma। Sun Pharma में भी ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और कल की भले ही नेगेटिव प्राइस एक्शन रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक ड्रिप में अगर बाइंग करी जाए तो यहाँ पे भी दोबारा से 1980 और 2000 की तरफ जाने का चांस है। ओके, तो सन फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी। कार्यक्रम की शुरुआत में गावा साहब ने इप्का लैब्स पर एक बाय कॉल दिया। ये इनफैक्ट एक थोड़ा सा पॉकेट है जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मेटल्स रिविजिट करते हैं। कंसिडरिंग मेटल्स में वैसे भी इस हफ्ते की शुरुआत में एक बड़ा शेकआउट हो चुका था। पिछले हफ्ते की पूरी रैली हमने साफ कर दी थी और फिर आज हरकत देखने को मिली है। आज का चार्ट हुआ, इस हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, और इस पर एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि ये इस पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में जो थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आया है, क्या फिर से मौका है नई तेजी की पोजीशंस लेने का? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अनुज आपको पहले ही समझा रहे थे कि देखिए कल शायद चाइना में एक नया स्टिमुलस पैकेज आता हुआ दिखाई देगा, वो लार्जली ड्राइव कर सकता है डिमांड को। अनुज, एक तो ये क्या एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्ले रह सकता है कि आज लेकर फिर मंडे तक कैरी करे, या फिर एक गैम्बल है? नहीं, ये गैम्बल है, प्योर गैम्बल है ये। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मंडे को आप सुबह उठे और आपने देखा कि वो स्टिमुलस जो है वो उस लेवल का नहीं है, तो ये जो मेटल स्टॉक्स है ना जिनमें आज ये इस तरीके का बाउंस आ रहा है, ये देखिए किस तरीके से गिरे थे। ये 10,000 की, इसकी एक महीने का चार्ट रख देते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 दिन में करीब काफ़ी गिरा था, आज वापस ऊपर आया है। ये देखिए, ये एक महीने का चार्ट है, ये करीब 10% ये इंडेक्स ऑलरेडी चल चुका है। ठीक है, तो अब अगर नहीं आया ये तो मुझे लग रहा है 3-4% गिर भी सकता है इंडेक्स। तो ये गैम्बल है। मैं एक चीज़ बताऊँ, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी आप मंडे को आके, भले ही गैप अप हो गैप डाउन हो जो भी हो, उसके बाद ट्रेड लीजिए। वीकेंड अपना एंजॉय करिए। दिक्कत पता है क्या है, आज आप कोई ट्रेड ले लेंगे ना, आपका वीकेंड खराब हो जाएगा, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि स्टिमुलस आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। वो उस चक्कर में मतलब दशहरे की सेलिब्रेशन भी खराब होगी, वीकेंड भी खराब होगा। क्यों करना है? आज क्या होगा मंडे को? क्या होगा मंडे को? सपोज करिए मेटल्स में चाइना का वो स्टिमुलस आ गया, और सपोज करिए वो स्टिमुलस वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। अगर ऐसा है ना, आप मंडे को 5% ऊपर भी ले लेंगे ना अगर स्टॉक्स मेटल्स के, वो उसके बाद भी आपको पैसा बना के देंगे, प्रोवाइडेड आप 3-4 दिन तक या 3-4 हफ्ते तक होल्ड करने की ताकत रखते हैं। तो अभी आप अगर गैम्बल ले लेंगे, मंडे को जो भी गैप अप होगा उसमें आप बेचने की कोशिश करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतना, मतलब रिस्क लेने का, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। मंडे को आराम से कॉल लीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोगों को, ऐसे इवेंट मैं तो कभी प्रीएम्प्ट ना करूँ। हमेशा इवेंट आ जाए, इवेंट के बाद भी तो कोई ना कोई पैसा बनाएगा ना, वो कौन बनाएगा ये सोचकर काम करिए। बड़ा पैसा बनेगा इवेंट के बाद भी, मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट। और खासतौर से चाइना का स्टिमुलस इवेंट प्रीएम्प्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको याद होगा सोमवार को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उसमें कुछ स्टिमुलस का अनुमान लगाया जा रहा था, इसीलिए पिछले फ्राइडे अच्छी खासी पोजीशंस लोगों ने कैरी की थी और वो इवेंचुअली हुआ नहीं। चार्ट्स पर ये हिंडाल्को का मूव क्या इस समय फिर बुक करने की ज़रूरत है? रचना जी बताइए, क्योंकि आज तो डिसेंट चल चुका है। देखिए लो जो था वो करीब 733 और 750 तक गया, अब उसके बीचों बीच है। जी, हिंडाल्को में मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से तो बुकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी लग रही है ऊपर जाने की। एंड प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट्स अगर देखें तो यहाँ 770 और 790 का दोबारा से टारगेट बनता है, और इसीलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से होल्ड ऑन की सलाह रहेगी। हिंडाल्को 745.35 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार ज़रा सारे इंडेक्स रखिए स्क्रीन पे, फिर थोड़ा सा ना मैं थोड़े लंबे टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूँ। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक अभी भी 100 DMA के ऊपर है, लेकिन नज़दीक 100 DMA के है, नीचे अभी भी 50 DMA के है। अनुज, पर बात ये भी है, जिस बात को हमें इस बार थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी, कि पिछली बार हम जब किसी बड़े एवरेज पे आते थे, चाहे वो फॉर इंस्टेंस 200 हो या फिर 100 हो या फिर 50 हो,
गिन के 1 घंटा नहीं रहते थे मुझसे एवरेज पे, बिल्कुल बिल्कुल। गिन के। आप इवन जब हम उस दिन थे, जब जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए थे, मेरे ख्याल से 10 सेकंड के लिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आया था 21,281 पे। बिल्कुल ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि इस बार जब हम 50 डेमा के नीचे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके पीछे एक ठोस रीजन होगा। तो क्या बाजार एक अच्छे करेक्शन में या फिर एक अच्छे टाइम वाइज करेक्शन जोन में आ सकता है क्या? बहुत शानदार सवाल है वीरू आपका, क्योंकि मैं 12 महीने का चार्ट देख रहा था। इस तरीके के मूव जब भी आए हैं, वो जब भी मार्केट ने बॉटम बनाया उसके बाद 3-4 दिन लगे मार्केट को वापस अपना हाई रिक्लेम करने में। बस एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल बिल्कुल अक्टूबर लास्ट ईयर का ही था। अक्टूबर लास्ट ईयर में भी हम कुछ ऐसा ही गिरे थे करीब, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद वापस ऊपर आए थे। जो जून की करेक्शन की आपने बात की, वो तो खैर 1 या 2 दिन की करेक्शन थी, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आ गया था। उसके बाद हमको करेक्शन मिली थी 31 जुलाई को शुरू हुई थी वो, तब हम 25,000 से गिरकर करीब 24,000 पर आए थे। 1000 पॉइंट की वो करेक्शन थी, वो भी मार्केट ने इमीडिएटली बाउंस बैक करके दिखाया था। और वो जो लेवल आप बोल रहे हैं 50 डेमा, उसके नीचे मार्केट ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया नहीं। इस बार क्लियरली मार्केट शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। मेरा ये मानना ये हो सकता है कि इस बार मार्केट थोड़ा सा टाइम करेक्शन के मूड में हो। भले ही प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो, जो एब्सोल्यूट प्राइस डैमेज होना था वो हो चुका हो, और अब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ से काफ़ी नीचे है, हो सकता है मार्केट वेट कर रहा हो कि वो भी थोड़ा ऊपर आ जाए, उसके बाद आप एक फ्रेश मूव लें। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, एकदम सही पकड़ी कि इस साल का जो भी मूव रहा है उसमें ये अब तक की सबसे बड़ी करेक्शन है, प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हो सकता है मार्केट प्रिपेयर कर रहा हो आपको थोड़ी सी एक स्लाइटली लॉन्गर टाइम करेक्शन के लिए। वाकई तो एकदम से कहते हैं ना, पहले हमारी अप्रोच हुआ करती थी, तुरंत हम डिप्स को कोई बाय करते थे तो इमीडिएटली एक ट्रेड हमारे ग्रिप में होता था। वो इस बार डिफरेंट है थोड़ा सा, वो अभी तक नहीं है। और आप सुबह से देखिए, आप अगर आप इंटरडे बेसिस पे भी देखिए तो हम कितना समय बिता रहे हैं नीचे। और मैं देख रहा था 25,200, 25,100, 25,000, इन सारी की सारी स्ट्राइक्स में आज गंभीर कॉल राइटिंग है। अब कुछ बात करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स पे जो कोलैप्स हुए। देखिए कमेंट्स के बारे में कुछ देर में बात करेंगे, अभी यहाँ पे ग्रिप नहीं करूँगा। और काउंटर्स लिखे आइए जो आज कोलैप्स हो रहे हैं थोड़ा सा और बैकफुट पे आके खड़े हैं, उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार एस्कॉट्स लिखे आइए, फिर रखिए आप टाटा पावर, एक्सिस बैंक को रखिएगा 1% नीचे। आपकी रीडिंग एक्सिस बैंक पे क्या है इस वक्त राजेश सतपुते जी? आज इसका भी रिवर्सल आया एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। मतलब आप वो 27 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, उसके बाद जो कोलैप्स हुआ 200 डे मच हुआ, और पूरा का पूरा ये पुल बैक वाला ट्रेड 100 डे पे जाके कोलैप्स हो गया। आपकी एक्सिस बैंक पे रीडिंग क्या है इस वक्त? वीरे जी, मेरी रीडिंग है कि यहाँ पे देखिए हमने 200 डीएम यानी 1150 के आसपास का जब इसने बॉटम लगाया, वहां से एक रिलीफ रैली आप कह सकते हैं, डेड कैट बाउंस, एक ड्यू था जो 100 डीएम तक आया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो लिक्विडेशन हो रहा है। ये लिक्विडेशन कहाँ तक होगा तो मुझे लगता है फिर से 1150, 1145 के आसपास सपोर्ट लेगा। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आप कह सकते हैं कि लिक्विडेशन का ही है, तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड तो नहीं बनेगा। शॉर्ट होगा तो एक 10 पॉइंट्स का आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस ट्रेड में आप उतर सकते हो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1150। चलिए अब एक काम करते हैं, अब 2 स्टॉक्स की बात करते हैं। एक F&O का टॉप गेनर बंधन बैंक और एक F&O का टॉप लूजर कमेंस। इन दोनों में क्या है कारण तेजी के और मंदी के, ये जानते हैं विनी मोटीवाला से। विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो 2 स्टॉक्स आज इंपॉर्टेंट जो फोकस में है, एक बंधन बैंक है जो काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो क्या है, यहाँ पे आरबीआई ने अप्रूवल दे दी जो है पार्था सेनगुप्ता को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट के लिए, और ये होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 10 नवंबर 2024। तो यहाँ पे पार्था सेनगुप्ता की पॉजिटिवनेस, वो उन्होंने 40 ईयर्स काम किया है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री की, क्योंकि पहले वो प्रीवियसली सर्व कर चुके हैं डेप्यूटी डायरेक्टर और चीफ क्रेडिट ऑफिसर एसबीआई बैंक के साथ। फिर उन्होंने उसके पहले था उनका जो था एमडी एंड सीईओ थे इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो इतनी सारी एक्सपीरियंस लेके अब वो आएंगे बंधन बैंक में। सीएलएसए ने भी नोट निकाली, पॉजिटिव नोट है, आउट परफॉर्म रेटिंग, टारगेट प्राइस 240 रुपीज़ पर शेयर है। ओवरहैंग्स जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो अभी खत्म हो रही है बंधन बैंक के लिए। CGFMU ऑडिट कंप्लीट हो जाता है कंपनी का, उसके अलावा न्यू एमडी और सीईओ आ गए, तो वो जो ये 2 इंपॉर्टेंट ओवरहैंग्स थी वो अभी खत्म हो चुकी है कंपनी के लिए। उसके
उसके अलावा फोकस भी आएगा वापस फंडामेंटल्स पे, और नियर टर्म में डेलिक्वेंसीज जो है आउटलुक है वो थोड़ी बिनाइन है MFI सेगमेंट की, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट भी, पर उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जेफरीज भी मेंटेन कर रहे हैं अपना बाय रेटिंग, उनके लिए भी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव बता रहे हैं, तो यस इंटरेस्टिंग है। बंधन बैंक इसीलिए आज बस कर रहा है ट्रेड में। कमिंस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड किया हुआ है कमिंस को, और सेल रेटिंग टारगेट प्राइस है 2900 रुपीज़ पर शेयर। 3 मेन कंसर्न हाईलाइट किए हुए हैं। वन है जो है CPCB फॉर ट्रांजिशन है, दैट वो डीजल जेनसेट्स के लिए अभी 15 से 25% ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो एक्सपेक्ट कर ले कि इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर होगी, पर एक्सपेंस वो वेव ऑफ कर लेगी जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। मार्केट शेयर ग्रो होगी पर प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ी कम हो सकती है इसकी वजह से। उसके अलावा तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और अदर ऑल्टरनेटिव जो है वो रिड्यूस कर लेंगे ओवरऑल जो डिमांड है डीजल जेनसेट के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, उस पर थोड़ी इंपैक्ट आ सकती है। और वीक मैक्रो एनवायरनमेंट है और स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स है, वो थोड़ी ग्रोथ को सबड्यूड रख सकती है कंपनी के लिए। तो मेन रीजन डाउनग्रेड है कि नियर टर्म मार्जिन में प्रेशर आ सकते हैं और मीडियम टर्म ग्रोथ मॉडरेट हो सकती है, और इसीलिए प्रेशर है कमेंट्स पे। बिल्कुल। सिद्धार्थ खेमका जुड़े हैं हमारे साथ, अब उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। कमेंस और बंधन बैंक दोनों स्टॉक्स पर आपका हाउस व्यू क्या होगा? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सो देखिए, बंधन पे डेफिनेटली व्यू एक पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ तो हमारा न्यूट्रल रेटिंग है, बट अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले कंपनी ने अपना Q4 बिजनेस अपडेट दिया। काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ है, चाहे वो आप डिपॉजिट्स की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, और एसेट क्वालिटी में भी। जो कलेक्शन एफिशिएंसी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MFI प्लेयर्स के लिए, वहां पर भी इंप्रूवमेंट 90% प्लस की कलेक्शन एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। और जो सबसे बड़ा ओवरहैंग एक जो था जो मैनेजमेंट चेंज का, वहां पे एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज हो रहा है। पार्थ सेन गुप्ता जिन्होंने इंडस्ट्री में काफी समय बिताया है, स्पेशली PSU बैंक जैसे कि SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड वेस्ट बंगाल रीजन में भी उन्होंने ऑपरेट किया है, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बंधन बैंक को। तो हमें लगता है यहाँ पर वैल्यूएशन तो डेफिनेटली कंफर्टेबल है। अगर आप देखें तो बाकी MFI प्लेयर्स जो है जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में ऑपरेट करते हैं, वहां पे एसेट क्वालिटी थोड़ा स्ट्रेस में है, तो उसके कंपैरिजन में बंधन बैंक का एसेट क्वालिटी बेटर है। और विद ग्रोथ कमिंग बैक एंड फोकस जो है जो कोर बिजनेस पे वापस आता हुआ दिखेगा, जिससे कंपनी में एक इंटरेस्ट बनेगा। तो हमें लगता है यहाँ पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है। कमिंस में देखिए जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं, जो Q4 और Q1 में जो अपडेट्स थे, वहां पे एक जो CPCB नॉर्म्स चेंज हुए थे, उसकी वजह से एक पेंटअप डिमांड आया था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव हो रहा है। बट हमें लगता है कि ओवरऑल जो स्पेस है, यहाँ पे डिमांड कायम रहेगा। जो केपेक्स स्पेंडिंग है, कैपिटल जो प्राइवेट केपेक्स साइकिल, वो अभी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है हमें आगे चलकर, जिसका फायदा थोड़ा बहुत कमिंस को मिलेगा। तो वहां हमारा व्यू इतना नेगेटिव नहीं है जितना ये रिपोर्ट बोल रहा है। हम यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनाकर ही चल रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए इन दोनों स्टॉक्स पर एक पर्सपेक्टिव। सिद्धार्थ, आप आज हमारे लिए आई एम श्योर एक ट्रेड भी लेकर आए होंगे, क्या सजेस्ट कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, जो मिड कैप एक आइडिया में लेकर आए हूँ वो है फेस्टिव सीजन को देखते हुए गोल्ड ज्वेलरी स्पेस में। हमें लगता है कि ये स्पेस में काफी इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट ने हाल में अपने बजट में जो ड्यूटीज कम किए, उसका भी काफी फायदा मिल रहा है। और आने वाले समय में दिवाली के समय, अभी दशहरा चल रहा है, दिवाली आएगी, तो ये एक वेडिंग सीजन को बहुत ज्यादा, इंडिया में जो ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन आने वाली है उसको देखते हुए सेंको गोल्ड है वो स्टॉक मिड कैप आइडिया, जिसमें हमारे रेटिंग बाय का है और 1 ईयर टारगेट प्राइस 1700 का है। कंपनी ने हाल में अपना जो Q2 बिजनेस अपडेट दिया है, जहां पे रिटेल सेल्स 27% ग्रोथ कर रहा है और पूरे H1 में 19% ग्रोथ आ रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी बेटर है, 20% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, जो कि हमें लगता है कि काफी स्ट्रांग है। कंपनी ने 6 नए जो स्टोर्स लॉन्च किए, प्लान कर रहा है 18 से 20 न्यू ज्वेलरी स्टोर्स पूरे साल में FY25 में करने का। 8 ऑलरेडी H1 में कर चुका है। तो ये ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्पेस जो है काफी स्ट्रांग रहेगा आगे चलकर डिमांड में। और जो नेशनलाइज प्लेयर्स है ज्वेलरी स्पेस में, टाइटन तो अच्छा कर ही रहा है, कल्याण में काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है जो थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, सेंको गोल्ड, यहाँ पर फोकस किया जा सकता है।
तो अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली वो वेडिंग सीजन को भाप कर गोल्ड में बन रही हैं। चलिए इस बीच फोकस करते हैं सीमेंट कंपनियों पर। एक चीज़ आपने गौर की होगी कि अप्रैल से सितंबर के बीच थोड़ी सी सुस्ती छाई हुई थी। इस दौरान भाव में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ। फिर सितंबर में थोड़ी सी रिपोर्ट्स आई कि 10-15 रुपए प्रति बैग का पिकअप देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या अगले 6 महीने यानी कि अगले 6 माह ही सीमेंट सेक्टर के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी? क्या डिमांड में वो बेहतरी देखने को मिल रही है? बिरला कॉर्प के एमडी और सीईओ संदीप घोष हमारे साथ है। संदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। तो पहले अगर आप हमें इस समय बता सके एंड कि डिमांड में कितना पिकअप देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ हरकत हुई नहीं। अब इसी हाफ में ऑफ कोर्स हम देखते हैं मॉनसून का भी इम्पैक्ट होता है, और अब की बारी ज़्यादा बारिश, कुछ इलाकों में बाढ़, तो ऑफटेक कम हुआ होगा। लेकिन इस समय पोस्ट सितंबर कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है या नहीं? जी देखिए जी, अक्टूबर जो है अभी तो फेस्टिवल का मौसम है। अभी हम लोग तो नवरात्रि के बीच में है, दशहरा आएगा, इसके बाद तुरंत ही आपका दिवाली आ जाएगा। तो इस बीच में मैं मानता नहीं हूँ कि डिमांड में आपका कुछ खास बढ़ोतरी दिखाई देगा। और डिमांड पिकअप अगर होए तो वो नवंबर मिडिल के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद छठ आ जाता है। छठ के टाइम में आज का दिन में जो हमारा नॉर्थ इंडिया से जो वर्कर्स है वो लोग सारे इंडिया पे छाए हुए हैं, वो लोग घर चले जाते हैं। ये सब भी इम्पैक्ट रहता है। और ये सब मिलके डिमांड का रियल पिकअप अगर होए तो वो नवंबर के बाद ही होगा। तब तक नया फसल भी काटने का टाइम आ जाता है, लोग के घर पे पैसा आता है, तो उस टाइम पे तब तक एज लॉन्ग एज सब कुछ स्टेबल रहा तो ठीक है। अक्टूबर में वही दिखाई दे रहा है। आज के दिन में हमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट सितंबर को ऊपर नजर आ रहा है। और अगर इस तरह से चलते रहे, नवंबर जाके हम लोग कुछ ट्रैक्शन देखेंगे। संदीप जी, गुड आफ्टरनून। तो इसका मतलब अगले 2-3 महीने प्राइसिंग पर कुछ प्रेशर रहेगा या फिर मतलब प्राइसिंग स्टेबल रहेगी? फिर अगर प्राइसिंग स्टेबल से थोड़ा अगर जो स्लाइड हुआ था सेकंड क्वार्टर में, Q2 में, उसका अगर रिकवरी हो जाए तो देन फोर्थ क्वार्टर में हम लोग कुछ देख सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़ोतरी होगा, कुछ अप्रिसिएशन होगा बहुत। बिकॉज फोर्थ क्वार्टर में मेरा उम्मीद है डिमांड भी खुलेगी। बिकॉज लास्ट ईयर जो फोर्थ क्वार्टर जो ट्रेडिशनली सीमेंट के लिए बहुत बेहतर क्वार्टर रहता है, लास्ट ईयर इलेक्शन और बहुत सारी और कारण के लिए लास्ट ईयर जो लास्ट क्वार्टर Q4 वो बिल्कुल सही नहीं चला, और उसके बाद वो सिलसिला जारी रहा अब तक लो डिमांड और सॉफ्ट प्राइसिंग का। तो अगर ये जो थोड़ा बहुत जो इरोशन हुआ है प्राइस, और Q2 में जो एबिटा में भी आप जो रिपोर्ट्स आ रही है एनालिस्ट का, बाजार से सभी फर्म्स का जो इरोशन हुआ है, लोग जो स्लाइड देख रहे हैं, वो अगर रिकवर हो जाए और फिर लेवल प्लेइंग ग्राउंड आ जाएगा, फिर फोर्थ क्वार्टर में हम लोग कुछ खास ट्रैक्शन देख सकते हैं। नहीं तो मैं सर ये मान के चले कि सेकेंड हाफ में जो एबिटा पैटर्न है वो इम्प्रूव होगा। आपने एक डिमांड की पिक्चर और प्राइसिंग की पिक्चर तो यहाँ पे रख दी, बट कॉस्ट एफिशिएंसीज और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के अंतर्गत ये सेकेंड हाफ इन टर्म्स ऑफ एबिटा पैटर्न स्लाइटली बेटर होगा सेकेंड हाफ में। और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी कहाँ से आएगा? एक जो चीज है जो अब तक लोग को मिल रहा है, फ्यूल कॉस्ट में राहत, अभी उसमें हमें थोड़ा रुक के चलूंगा, क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सब का असर अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस में क्या असर आ सकता है या आगा, तो उसमें कॉस्ट में मैं खास तौर से कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देख रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट जो आएगा वो प्राइस और वॉल्यूम के थ्रू ही आना पड़ेगा। ओके अच्छा सर, हमने और भी कंपनियों से बात करी सीमेंट क्षेत्र की ही। एक एवरेज जो ग्रोथ इस सेक्टर की, इस स्पेस की लेके चल रहे हैं, वो 6 to 8% की ट्रैजेक्टरी में है। आपका अनुमान क्या है? आपका ग्रोथ रेट अगले 1-2 वर्षों में क्या होगा? इंडस्ट्री जो आई थिंक लाइन है, एवरेज लाइन 6 to 7% की, क्या आप भी यही मेंटेन कर पाएंगे? हमारा कंपनी के बारे में आज के दिन में मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग का साइलेंट पीरियड है, तो स्पेसिफिक हमारा कंपनी का नहीं मालूम हुआ। लेकिन जो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो 6 to 8% का जो बात चल रही है, आज सुबह आपका चैनल का इंग्लिश चैनल में भी मेरा बात हुआ,
मैं खुद थोड़ा इसमें मॉडरेशन लेके चलना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस साल करीब 6 से 7% तक ज़्यादा से ज़्यादा होल ईयर का हो सके, बिकॉज फर्स्ट हाफ सच अ वॉश आउट जो हुआ है। अभी तक भी जो वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आ रहा है, लास्ट 3-4 महीने में जाके अगर 8-9% तक पहुंचना है तो वो बहुत बड़ा हॉकी स्टिक हो जाएगा। उसमें मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अगर 5 से 7% के बीच में आए, मुझे लगेगा वो रीजनेबल ग्रोथ रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, ये पॉइंट टेकन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्रोथ रेट्स को लेकर और मार्जिन्स को लेकर सब पे अपनी अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको नवमी की और दशहरे की शुभकामनाएं। अच्छा, मंगलमय रहे आपके लिए त्यौहार, और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं सर आपको। आपका भी सभी शुक्रिया सर, दर्शकों को शुक्रिया। और आप लोग। अच्छा सिद्धार्थ, थैंक यू सर, थैंक यू। सिद्धार्थ खेमका जी, आपने बिरला कॉर्प को अभी सुना, मैनेजमेंट को सुना, और आई थिंक थोड़ा सा उन्होंने, अगर आप देखें, मॉडरेट होकर ही टिप्पणी करी है। आपका व्यू क्या कह रहा है इस वक्त सीमेंट स्पेस में, और आपका प्रेफर्ड काउंटर क्या है? जी बिल्कुल वीरू, थोड़ा सेक्टर में सॉफ्टनेस देखने को मिल रहा है। जो ये अगर आप देखें क्वार्टर में, तो अराउंड 1% वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस पूरा एंटायर कवरेज यूनिवर्स। एंड अगर आप देखें तो सबसे जो प्रेशर है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी लो है, सीमेंट प्राइसेस जो डाउनटर्न में थे। एनीवेज ये जो क्वार्टर था, ये थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर, सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो थोड़ा वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ काफी नहीं था। एंड उनमें से कुछ कंपनीज है जहाँ पे थोड़ा बेटर वॉल्यूम ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल एसीसी, अंबुजा जो कंसोलिडेटेड कंपनी है, डालमिया भारत, अल्ट्राटेक, यहाँ पे अराउंड 5% वॉल्यूम ग्रोथ है। और जो मिड साइज प्लेयर्स है, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी, यहाँ अराउंड 2% वॉल्यूम ग्रोथ है। बट फॉर एग्जांपल बिरला कॉर्प है, साउथ की कंपनीज है, यहाँ पे अराउंड 5 to 7% का डिक्लाइन देखा हमने वॉल्यूम। तो ये थोड़ा सा आप देखें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड मिक्स्ड है। कॉस्ट साइड पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला नहीं है। तो हमें लगता है कि जो इस साल है FY25, ये थोड़ा सीमेंट सेक्टर के लिए सॉफ्ट रहेगा। 6 to 7% ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। ये थोड़ा सा कम है अराउंड, पहले जो हमारा 7 to 8% था। रिसेंटली पेटकोक प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं, एंड जिसकी वजह से थोड़े से फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट कम हो सकता है। बट ओवरऑल जो प्रिफर्ड है वो लार्जर कंपनीज जो है, अल्ट्राटेक है जो हमारा प्रिफर्ड पिक है, जहां ग्रोथ एक स्टेबल ग्रोथ है, मार्जिन्स काफी स्टेबल है। एंड मिड कैप स्पेस में जो हमारा प्रिफर्ड है वो है जेके सीमेंट, जिनका प्रेजेंस बोथ ग्रे सीमेंट एज वेल एज व्हाइट सीमेंट में है। तो व्हाइट सीमेंट का भी यूज जो है काफी हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है, तो थोड़ा सा रिजिलियंस वहां पे देखने को मिलता है। तो इन दिस सॉफ्टर सेक्टर आई थिंक प्रेफरेंस क्लियरली टुवर्ड्स मार्केट लीडर्स है, अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी सीमेंट कंपनियों में मार्केट लीडर्स के साथ रहे। कविता जैन हमारे साथ उस बीच जुड़ गई। कविता जी नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बिफोर दैट आप सभी को नवमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ट्रेड अभी फार्मा से होगा, दैट इज डिविज लैब। डिविज लैब में बहुत अच्छे ब्रेकआउट बने हुए हैं। चार्ट सेटअप इज क्वाइट पॉजिटिव, गुड ओआई इसमें बिल्टअप होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है आज सुबह से ही काउंटर एक अच्छी पोजिशनिंग लिए हुए है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 6200 6250 के लिए आप डिविज लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वेरेज आप इसको कॉल के साथ भी इनिशिएट कर सकते हैं। 6100 का कॉल आप बाय कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 180 200 के प्राइस टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इन दैट कंडीशन मेंटेन करना चाहिए 130 का। डिवीज लैब में एक मौका आपके लिए बन रहा है। 6100 का कॉल लेने की भी सलाह यहाँ पर आ रही है। स्टॉक है आज फिर से तेजी में। चलिए एक काम करेंगे, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ राजेश बहेती जुड़ने वाले हैं, उनसे डिटेल में बातचीत होगी। जो अब BSE के बाद NSE ने भी अपने कुछ वीकली ऑप्शंस गिरा दिए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा दोनों ही एक्सचेंजेस NSE और BSE पर। इस पर होगी बातचीत आगे। चलिए अब बात करते हैं एक बड़े फैसले की। NSE ने निफ्टी
के अलावा बाकी सारी वीकली एक्सपायरीज बंद करने का फैसला लिया। जी हाँ, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट की सारी एक्सपायरीज 20 नवंबर से बंद होंगी। बीएसई पहले ही वीकली एक्सपायरी के लिए सेंसेक्स को चुन चुका है और ये सेबी के सर्कुलर के बाद ये डिसीजन दोनों एक्सचेंजेस ने लिए हैं, जिसमें सेबी ने साफ कर दिया था कि आप दोनों एक्सचेंज पर सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं। हमारे साथ क्रॉसीज कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहेती जुड़े हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले मैं एक टेक्निकल सवाल का आंसर जानना चाह रहा था आपसे। मैंने सुबह सवाल रेज़ किया था कि अभी वीकली तो बंद हो गई, लेकिन मंथली का मैं शेड्यूल देख रहा था, अभी भी वही है। तो क्या ये माना जाए कि अभी फॉर नाउ जो एक्सपायरी वीक होगा उसमें अभी भी हमारे पास 4-5 एक्सपायरीज होंगी? हाँ, मंथली तो वैसे ही रहेंगे। अगर मंथली में एक्सचेंज कोई डेट एक्सपायरी डेट चेंज करना चाहे तो उनको सेबी के पास जाना पड़ेगा, और अगर सेबी ने डिसीजन ले लिया है कि छोटे निवेशकों को बचाना है तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं अलाउ करेंगे कि एक एक्सचेंज को अलाउ करे कि पहले सोमवार या पहले मंगलवार को एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करो और दूसरे वीक में दूसरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करो। मुझे नहीं लगता है कि एक्सचेंजेस अगर ये प्रपोजल सेबी के पास लेके गए तो सेबी इसको मानेगा, क्योंकि सेबी बोलेगा आप फिर नहीं सर, राजेश जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी फॉर एग्जांपल 20 नवंबर आ गया, उसके बाद से आपके पास सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। लेकिन जब तक आप दिसंबर, फॉर एग्जांपल आप दिसंबर की सीरीज़ में गए, दिसंबर की सीरीज़ में भी 3 वीकली एक्सपायरी हो गई, लेकिन जब आप चौथे वीक में गए तो वहाँ पर अभी तक तो वही पैटर्न है जो मैं डेट्स देख रहा था कि मंडे को मिड कैप सेलेक्ट एक्सपायर होगा, ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायर होगा, वेंसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा और थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर होगा। तो महीने के जो आखिरी हफ्ता है, जो लास्ट वीक है, उसमें अभी भी टेक्निकली 4 डेली एक्सपायरीज फिर भी हो जाएंगी। मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, तो अभी तो जैसे हर दिन एक एक्सपायरी हो गई है, बिकॉज सारे इंडाइसेस जो हैं अलग अलग दिन वीकली में एक्सपायर होते हैं। इससे अभी एक हफ्ता बचेगा महीने में जहां ये सारे इंडाइसेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक्सपायर हुए। आपको लग रहा है इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे पहले हुआ करता था कि एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की थर्सडे को हुआ करती थी, सेबी आके बोलते नथिंग डूइंग, बस एक मंथली एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी में चाहे चारों एक्सपायरी हो, चारों की चारों थर्सडे को करिए। सॉरी, आप आई थिंक म्यूट पे चले गए वो कैमरा एडजस्ट करने के चक्कर में। हाँ, कैन यू हेयर मी? ओके, आई थिंक वो थोड़ा कुछ कैमरा थोड़ा सा वहाँ पर एंगल चेंज हुआ, उस चक्कर में आई थिंक ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बेसिकली पॉइंट जो मैं रेज कर रहा था कि अब इसमें क्या है कि ये फैसला बहुत अच्छा था, ये आना था। अच्छा, अब अगर ये फैसला अब तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी 13 नवंबर को बैंक निफ्टी की, 18 नवंबर को मिड कैप निफ्टी की और 19 नवंबर को फिन निफ्टी की। 20 नवंबर से फिर सिर्फ मंथली अवेलेबल होगा। अब अगर देखा जाए 20 नवंबर से हो तो गया सिर्फ मंथली, लेकिन टेक्निकली हाँ, नवंबर में अगर मैं आ जाऊँ, उसके बाद अगले हफ्ते क्या 25 तारीख को फिर एक बार के लिए मिड कैप सेलेक्ट, 26 तारीख को जो मंथली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, 27 तारीख को बैंक निफ्टी और 28 तारीख को निफ्टी, क्या ये होगा? अगर ये होगा तो 20 तारीख की जो बंद हुई ना, वो दिखेगी नहीं कि 20 तारीख को बंद हुई है। तो वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है और क्या उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। क्या मनोज, फिर वो लॉजिकल कदम यही होगा कि एक दिन शायद सेबी चूज करेगा, लॉजिकल तो वही और होगा। इनको इजाजत नहीं होगी। आई थिंक द एक्सचेंजेस वोंट डिसाइड, सेबी डिसाइड करेगा कि थर्सडे को आप सब एक्सपायरी एक ही दिन में। मेरे ख्याल से ये शायद जब सेबी ने सर्कुलर निकाला होगा तो शायद ये वाला पॉइंट रह गया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये, क्योंकि ये स्पिरिट में ऑर्डर तभी फुली इंप्लीमेंट होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अब 4 हफ्ते के बजाय एक ही हफ्ता होगा जिसमें डेली एक्सपायरी है। हाँ। लेकिन फिर भी वो एक हफ्ता तो रहेगा ना डेली एक्सपायरीज वाला। तो इसके लिए हो सकता है कि सेबी बोल दे कि नहीं, जैसे अगर बीएसई फ्राइडे को चूज़ करता है या मंडे को चूज़ करता है, जो भी दिन चूज़ करता है उसी दिन, खैर बीएसई को तो एक ही रह गई है। एनएसई की जो मेन 4 है उसमें आप एक ही दिन लें अगर, तो वो मेरे ख्याल से शायद एक बेटर ऑप्शन होगा। बहेती साहब जुड़ गए होंगे तो बताइएगा हमें। सवाल यही है फिर इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, क्योंकि
अगर ये वीकली एक्सपायरी स्पेशली निफ्टी बैंक की, जो मेरे ख्याल में वॉल्यूम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी गाना करती थी, जनरेट करती थी, उसका इम्पैक्ट एनएसई पर क्या आता हुआ दिखाई देगा। पर नॉर्मली हम यही कह रहे हैं कि एनएसई's लॉस विल बी बीएसई's गेन, लेकिन वो कितना प्ले ऑफ होता हुआ दिखाई देगा वो समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इस पर IIFL की जो नोट आई थी वो रफली यही गणित बैठा रहा था कि जो वीकली प्रोडक्ट है वो करीब 35 से 40% तक का रेवेन्यू गिरा सकता है अगर वो स्क्रैप कर देता है एनएसई। तो उसका एक सेटबैक का नंबर फ्रंट पर आता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम वाइज और ओवरऑल रेवेन्यू वाइज क्या इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा लॉजिकल होगा जब एनएसई इवेंचुअली लिस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स शायद बीएसई की तरफ बिजनेस जाए, बट आई रियली डोंट नो वो कितना ऑनेस्टली प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सभी लोग प्रेफर कर रहे थे क्लियरली निफ्टी बैंक में ट्रेड करना, और हमारे कई सारे जानकारों ने ये कहा भी था कि वो मिस करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को। मानस हमारे साथ है। मानस, ये कुछ सेंस बन पाया है कि ये कितना वॉल्यूम सक कर सकता है वीकली एक्सपायरी का ना होना, स्पेशली निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी ना होना? देखिए, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जो बिल्कुल रिटेल क्लाइंट है जिसके पास कम पैसे में ट्रेड करना चाहता है, वो हमेशा वीकली की तरफ ही देखता है। लेकिन जो रियल ट्रेडर या कह सकते हैं, या तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो नॉर्मली जो मंथली एक्सपायरी है उसकी तरफ ही देखते हैं। और हम लोगों ने भी कभी भी शायद ही कभी वीकली एक्सपायरी रिकमेंड किया हो क्लाइंट्स को, हमेशा मंथली एक्सपायरी की तरफ ही रिकमेंडेशन गया है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, जो छोटे बिल्कुल ट्रेडर हैं शायद वो थोड़ा वेट करें, वो शायद जब एक्सपायरी के आसपास एक्सपायरी आसपास आए तभी वो लोग ट्रेड करें, जब उनके पास कम पैसा और प्रीमियम कम हो। लेकिन मेरा समझना है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए नहीं। चलिए, बट एक बात है अनुज, वो दौर था ना जब सिर्फ सिंगल एक्सपायरी हुआ करती थी मंथली। एक बात थी उसमें अच्छी थी, अगर मैं कॉल राइटर था और मुझे मालूम है कि मान लीजिए कि इस सीरीज में 25,000 नहीं कटेगा, तो वो हर बार ना हर हफ्ते व्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार 25,000 की मंथली कॉल भेज दी और चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं बिल्कुल वीरू, मैं बताऊं वो एक ऐसा टाइम था। मेरे एक दोस्त थे उस समय, अभी भी हैं एक्चुअली, और उनकी लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। वो महीने के शुरू में कुछ ऑप्शंस बेच के चले जाते थे, और वो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट थे, तो किसी न किसी वाइल्ड लाइफ सफारी पे निकल जाते थे वो, और उसके बाद सिर्फ एक्सपायरी वीक में वापस आते थे और एक्सपायरी वीक में जमकर ट्रेड करते थे, और उसके बाद वापस अगले दिन फ्राइडे को ऑप्शंस बेच के फिर कहीं निकल जाते थे। पूरे टाइम उन्होंने सिर्फ यही काम करा, और उन्होंने शादी नहीं की थी, तो वो उनका फेवर में था कि भाई कोई ज़्यादा बंदिश नहीं थी, तो हर हफ्ते आप ट्रैवल कर सकते थे, तो ट्रैवल कर सकते थे आप। तो वो मुझे उनकी लाइफ बहुत अच्छी लगती थी एक्चुअली। तो वो मतलब आई थिंक उस समय फिर ऑप्शंस के मायने होते थे। उस समय आप नोटिस करिएगा, उस समय आप जितना ऑप्शंस वगैरह पढ़ते थे, आज की डेट में आप कहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि आज की डेट में तो ये सारे के सारे गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट बन के रह गए हैं, सारे के सारे। बस इतने की कॉल इतने में ले ली, इतने में बेच दी, ना प्रॉपर हेजिंग होती है। पहले इन्फोसिस के टाइम पे भी एकदम हेजिंग वगैरह हुआ करती थी। खैर स्टॉक्स में अभी भी थैंकफुली वीकली एक्सपायरीज नहीं है, तो वो अभी भी हो जाती है, लेकिन इंडेक्स में हेजिंग का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, क्योंकि आप हेज कर ही नहीं पाएंगे, तो उस वजह से। लेकिन ये हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। और मेरा ये मानना है, डेटा आपको बता रहा है, और डेटा गलत नहीं बोलता, डेटा आपको बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में इस वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की वजह से इंडियन ट्रेडर्स ने बहुत पैसा लूज़ किया, और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया जो सामने मशीनें बैठी हैं। ये जो जितने भी हेज फंड हैं उन्होंने अपनी मशीनें बना रखी हैं, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। तो जब आपको दिख रहा है कि ये क्लियरली हो रहा है, तो ठीक है। पहले सभी ने कोशिश की कि लोग खुद ही बंद कर देंगे, जब लोगों ने बंद नहीं किया तो उसके बाद ये फिर करना पड़ा। सेबी ने ना एक कदम निकाला कि हम ये डिस्क्लेमर चलाना शुरू करते हैं कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। मैं था उस मीटिंग में जब ये डिसाइड हुआ था कि मतलब जब ये बात हुई थी कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं। ठीक है, हम दिखाएंगे। हमने दिखाना शुरू किया एज प्रूडेंट मेजर, हमने दिखाना शुरू किया कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। 6 महीने तक वो दिखाने के बाद मैंने पूछा सेबी से कि क्या रिजल्ट रहा इसका। उन्होंने बोला आप 93% लूज़ कर रहे हैं। मतलब
वो जब से वो हमने डिस्क्लेमर दिखाना शुरू किया उसके बाद से वो लोग उल्टा ज़्यादा बढ़ गया वो नंबर। तो ये तो वो बात हो गई कि आप सिगरेट पर लिख दो कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे काम चला नहीं तो फिर आपने वो गंदी सी फ़ोटो लगानी शुरू कर दी, उससे काम नहीं चला तो आपने और भी भयानक फ़ोटो लगानी शुरू कर दी। अब उससे तकलीफ़ क्या होती है, जो सिगरेट पी रहा है वो तो सिगरेट पी रहा है, लेकिन जो नहीं पीता वो भी वो फ़ोटो को देख के उसका मन ख़राब हो जाता है। तो ये बेसिकली मामला सारा का सारा ये, तो इसके लिए फिर सभी को आके ये फाइनली डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं अब हमें ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि इससे बहुत पैसा लोगों का लूज़ हो रहा है। जी हाँ, और मेरा मानना है अनुज, डेरिवेटिव्स को बदनाम करने में ना इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का लगभग 85% योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 85% लोगों का। तरीके से अगर आप ETF लेते, उसके अगेंस्ट कोई मंथली कॉल बेचते तो आपकी रिटर्न्स भी अच्छी होती, जो कि हमने गुरुकुल में इस बार पढ़ा भी था। खामखा अगर आप देखें डेरिवेटिव्स को बदनाम करने में इन वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। खैर अभी काम करते हैं, इस विषय पे कभी फिर बात होगी दोबारा। अब 4 का चौका इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे जो हम श्रृंखला अब रखेंगे आपकी स्क्रीन पे, उसका सीक्वेंस ये है। मानस जी से सस्ता ऑप्शन आएगा, वो बताएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा, और 4 के चमत्कार कविता जी देंगी, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा सिद्धार्थ खेमका इस कार्यक्रम में जो है वो इस वक्त बताएंगे आज का मिड कैप फंडा। अब शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की। मानस जी बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन में? देखिए सस्ता ऑप्शन में ICICI बैंक का पुट ऑप्शन लेने की राय रहेगी। करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन ICICI बैंक में देखने को मिला है। स्टॉक 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश करे। तो ICICI बैंक का 1220 का पुट ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के 14 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे, और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके तो ये इस समय आपके लिए पहला ट्रेड मानस की तरफ से ICICI बैंक का, यहाँ पर आपको लेना है ट्रेड। अगला ट्रेड किसकी तरफ से आ रहा है जरा बताइए डायरेक्टर साहब मुझे। ओके राजेश सतपुते जी। राजेश जी बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी देखिए एक स्विंग ट्रेड लेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे HDFC लाइफ का चार्ट में देख रहा था, ये अपने क्लस्टर के ऊपर खड़ा है, 718 720 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग मिल रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे मोमेंटम शुरू हुआ है। तो यहाँ पे HDFC लाइफ बाय करें। स्टॉप लॉस होगा हमारा 718 का, स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होगा 718 का, और इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 740 742 का। लाइफ में एक मौका। कविता जी बताइए चार्ट का चमत्कार। सो चार्ट का चमत्कार होगा एक्साइड इंडस्ट्री पर 530 के लेवल के ऊपर बहुत अच्छा सस्टेन हो रहा है ये काउंटर। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 545 550 एक्साइड को आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 इटसेल्फ का। एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया। ओके एक्साइड इंडस्ट्रीज कविता जी की कॉल है। सिद्धार्थ जी आज आपका बिग के फंड है, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी मेरा मिड कैप पिक है कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। रिकमेंडेशन है बाय का, टारगेट प्राइस है 5100। कैम्स जो है वो 68% मार्केट शेयर के साथ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है उसमें मार्केट लीडर है। इंडिया में जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमें लगता है कैम्स को मिलता है। 87% रेवेन्यू उसके जो है MF बिजनेस से आते हैं, और अब जो है 13% नॉन MF बिजनेस जैसे कि AIF, PMS, इंश्योरेंस, NPS यहाँ से आता है। कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो काफी स्ट्रांग है। FY24 में कंपनी के रेवेन्यू में 17% ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 23% ग्रोथ देखने को मिला। EBITDA मार्जिन्स काफी स्ट्रांग है 44% पे, और ROEs भी 40% प्लस है। हमें लगता है जो आने वाले समय में जो कैम्स का फोकस है जो नॉन MF बिजनेस है वहां से तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा ही। म्यूचुअल फंड सेगमेंट में जो कंसिस्टेंटली इनफ्लोज है, रिकॉर्ड SIP बुक फ्लोज है, उससे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगले 2-3 सालों में देखने को मिलेगा। तो बाय कीजिए कैम्स, 1 ईयर टारगेट प्राइस 5100। ओके 4 ट्रेड्स पिक किए गए हमने आज सस्ता ऑप्शन की जो इस श्रृंखला की शुरुआत की थी। आज मानस जी ने वो ट्रेड दिया था, वो ट्रेड आपके स्क्रीन पे आएगा। ICICI बैंक का 1220 का अक्टूबर का पुट ऑप्शन फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 30, 14 के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश सतपुते जी ने आज का FNO सुपरस्टार पिक किया। HDFC लाइफ चार्ट बेहद शानदार है, 747 के लक्ष्य के लिए 726.25 पे ट्रेड करता हुआ। कविता जी ने पिक किया एक्साइड को और करीब 531-50 पे, और कैंप्स को सिद्धार्थ खेमका जी ने आज मिड कैप फंड में पिक किया।
निफ्टी क्या कर रहा है? बिल्कुल स्टेबल, बट ये है कि हाँ 24,967 यानी आज 24,900 की ट्रैजेक्टरी को उसने वायलेट नहीं किया। मेरे स्क्रीन पे एक ट्रेड इमर्ज हो रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। पैनल को पिक करना है नहीं करना है उसको इन पे छोड़ देंगे। एक बार के लिए देखिएगा यहाँ पर राजेश जी, दीपक फर्टिलाइजर्स को, दीपक नाइट्राइट को माफ़ कीजिएगा, दीपक नाइट्राइट, ये आज 100 डेमा से आई थिंक 4th कंसेक्यूटिव सेशन है जब पुल बैक लेता हुआ, और अब 10 डेमा क्रॉस हो रहा है। इस पर आपका टेक क्या है इस वक्त 28-29 पर? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है ये ओवरऑल सेक्टर ही अच्छा है और इनफैक्ट ये कंसोलिडेशन में है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपने 100 डे में पे कंसोलिडेट हो रहा है और ये 100 डे में का लेवल है करीबन 2760 के आसपास, 2765 रहेगा। मुझे लगता है इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करा है और यहाँ से ही रिवर्सल है। ये अभी फिलहाल जो है ये 2880 ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। मुझे लगता है वहां तक तो स्विंग मिलेगा, लेकिन 2880 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो वीरेंद्र जी जबरदस्त स्ट्रेंथ मिलेगी और जबरदस्त जबरदस्त मूव मिलेगा, जिसका टारगेट कम से कम 3000 प्लस का होगा। तो फॉर द टाइम बिंग आप एक लॉन्ग इनिशिएट करें, प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि बाद में उसे ट्रेल करें। 2880 का टारगेट होगा, स्विंग का स्टॉप लॉस होगा 2810 का। ओके, मीनवाइल बड़ी खबर, सुदर्शन केमिकल्स के लिए एक बड़ा एक्विजिशन कर रहे हैं ये, जो जिनका इतना मार्केट कैप है उसका ऑलमोस्ट 25%। एक ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस ऑपरेशन ह्यूबैक ग्रुप ऑफ कंपनीज जर्मनी का है, वो उसको एक्वायर कर रहे हैं 127.5 मिलियन यूरोज़ में, यानी कि करीब करीब 1180 करोड़ रुपए का ये एक्विजिशन है। तो ये एक बड़ा एक्विजिशन है। फ्राइडे आते आते लगता है सब थक जाते हैं और हमारी टिकट टीम भी शायद न्यूज़ देख नहीं रही है। बीएससी की न्यूज़ है ये और बड़ी न्यूज़ है। तो खैर इस पर सुदर्शन केमिकल्स, सिद्धार्थ कवरेज है क्या आपकी स्टॉक पर? अनफॉर्चुनेटली केमिकल्स में ये स्टॉक कवरेज में नहीं है, बट जैसा हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत केमिकल स्पेस में बॉटमिंग आउट हो रहा है मार्जिन्स को लेकर, और जो डिमांड है वहां पर भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है यूरोपियन बिजनेस से और यूएस मार्केट से। तो डोमेस्टिक डिमांड तो काफी स्ट्रांग था, बट हमें लगता है कि एक स्लो एंड स्टेडी रिकवरी है, बहुत जल्दी में नहीं होगा। Q3 नंबर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, बट स्टॉक्स जो है केमिकल स्पेस में आफ्टर अंडर परफॉर्मिंग, मुझे लगता है कंपनीज लाइक दीपक नाइट्राइट, विनिति ऑर्गेनिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स है जो हमें पसंद है इन दी ओवरऑल केमिकल स्पेस। एक बड़ा मूव आता हुआ, करीब 6% तक की तेजी, 1180 करोड़ ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस ऑपरेशंस ह्यूबैक के अक्वायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इनफैक्ट सुदर्शन यूरोप इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है उसके ज़रिए डील होती हुई दिखाई देगी, और बात करते करते उस स्टॉक में और मूव आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले हफ्ते की और इनफैक्ट नंबर्स की। HCL टेक सोमवार को नतीजे पेश करेगा, इनफैक्ट सोमवार को रिलायंस के भी नतीजे आने वाले हैं, साथ ही डी-मार्ट के नंबर्स पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे। तो हमारे साथ आशीष जुड़ गए जो आपको बताएंगे HCL टेक से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और कंचन आपको बताएंगे डी-मार्ट से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। शुरुआत बिग बॉय HCL टेक से। आशीष, कंसिडरिंग TCS थोड़ा सा ठंडा रहा, HCL क्या बेहतर कर पाएगा? ये तो वक्त बताएगा, जो उम्मीद है वो बता देता हूँ आपको। अच्छा, HCL टेक मंडे को वैसे शाम को आने चाहिए बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि उनकी टीम ने कम्युनिकेशन जो भेजा है वो 6 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, और लास्ट टाइम भी 5:30 बजे के आसपास नंबर्स आए थे, तो शाम बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेड है? डॉलर आय में 1.25% का उछाल, और एनालिस्ट ज्यादा देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में किस तरह की ग्रोथ है, तो 0.6%, कह लीजिए 0.5% का उछाल। पर ध्यान रखिएगा पिछले क्वार्टर से प्रीवियस Q1 में 1.5% आय गिरी थी। मैनेजमेंट कमेंट्री थी कि Q2 एक ग्रोथ क्वार्टर होगा, तो फिर इस तरह का फी का परफॉर्मेंस क्यों? दरअसल एक प्रॉब्लम आ रही है, इनकी स्टेट स्ट्रीट की जेवी थी, उस जेवी से थोड़ा सा धंधा कम होगा और उसके चलते रेवेन्यूज ठंडे पड़ेंगे। धंधा कम क्यों होगा? क्योंकि कहा जा रहा है वहां पे इनसोर्सिंग है, यानी कि अपने ही कर्मचारियों से, अपने ही इंटरनल डिपार्टमेंट से काम कराना, रादर किसी थर्ड पार्टी को धंधा देना। तो HCL टेक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे इस क्वार्टर में अदर देन दिस सारी ज्योग्राफी, सारे वर्टिकल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज ठंडा नजर आएगा इसी स्ट्रेट स्ट्रीट जेवी के चलते। स्ट्रेट स्ट्रीट दरअसल यूएस का एक प्रोमिनेंट बैंक है। मार्जिन्स इंपॉर्टेंट है HCL टेक के लिए। लास्ट 2 क्वार्टर्स से मार्जिन्स 2.5% गिरे हैं, और इस कंपनी ने गाइड कर रखा है मार्जिन बैंड 18 से 19%। और अगला क्वार्टर जो Q3 है उसमें वेज हाइक्स आने हैं,
तो इस कंपनी को इस क्वार्टर में अपने मार्जिन की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। वैसे ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं सुधरेगी, करीब 1% मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मुनाफे का आंकड़ा ठीक है, वो 2.5% के आसपास दबाव। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गाइडेंस देते हैं ये लोग। खैर इस बार गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ शायद ना हो, ये लार्जली सारी ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रही हैं। गाइडेंस अब तक का क्या है? FY25 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कांस्टेंट करेंसी में 3 से 5% आय में उछाल और 18 से 19% का मार्जिन बैंड। शायद इस गाइडेंस को छेड़ा ना जाए। ओके, तो गाइडेंस बैंड में शायद कोई बदलाव नहीं होता हुआ दिखाई देगा और देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह का आउटलुक कंपनी और पोस्ट करती है। क्योंकि सिद्धार्थ, आपने नोटिस किया होगा कि TCS ने अपने कमेंट्री में ज़्यादा बदलाव नहीं किया और इस पर ही एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो बदलेगा। अब वो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई हैं। पहले सिर्फ वो नॉर्थ अमेरिका की या फिर अमेरिका में मंदी का डर था। HCL और बाकी इन्फोसिस भी जो अपने नतीजे पेश करेगा उसके आगे कैसे पोजीशन करेंगे आप, गिवन TCS ने बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस दिखाया है? जी बिल्कुल हर्षदा, देखिए सेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो हमें लगता है कि इस क्वार्टर वाइल द नंबर्स जो आएंगे वो अच्छे ही होंगे, लेकिन जो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस है उससे काफी मतलब थोड़े से निराशाजनक ही होंगे। तो बहुत ज्यादा सेक्टर से एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ में जो एक्सपेक्टेड था वो थोड़ा और टाइम ले रहा है। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो है वो है जो यूएस पे फेड रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गया है। हमें लगता है कि जो जैन फेब मार्च जो क्वार्टर है, जो यूएस का Q1 होगा और हमारा Q4 होगा, वहां पर जो है जो क्लाइंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी जो नई साल की बजट डिसाइड होगी और वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कि कमेंट्री टर्न होगी पॉजिटिव। Q3 में जैसे कि अभी आशीष ने बताया थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर होता है, छुट्टियां ज्यादा होती है, वेज हाइक का टाइम होता है, तो थोड़ा Q3 में मुझे लगता है कि सॉफ्ट क्वार्टर रहेगा। इन दिस एनवायरमेंट अगर आप देखें तो अगेन वाइल मिड कैप कंपनीज जो है, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनीज है, वहां पे ग्रोथ तो ज्यादा ही रहेगा, बट लार्जर वंस में हमारा चॉइस TCS, ये करेक्शन में डेफिनेटली बाय कीजिए। लार्जेस्ट प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑर्डर्स है, जिससे ये साइकिल को ट्रेड करने के लिए काफी बेटर इक्विप्ड है। HCL टेक वो है दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है। नंबर्स वाइज शायद बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स ना हो, बट हमें लगता है कि जो कंपनी का एक्सपोजर है टू वेरियस सेगमेंट्स वो काफी बेटर रहता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो ERD ऑफरिंग्स है, डेटा इंजीनियरिंग है, ERP मॉडर्नाइजेशन है, तो ये सब जो है वो HCL टेक को एक प्री-जेन AI स्पेंडिंग के लिए काफी अच्छे पोजीशन में लाता है। तो ये हमें लगता है कि नंबर्स जो है गाइडेंस मेंटेन करेगा HCL टेक, और थोड़ा बहुत गाइडेंस इन्फोसिस इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही थोड़ा सा डाउनग्रेड करके रखा था। तो ये सेटअप हमें लगता है कि यहाँ पर इन्फोसिस नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेगा, बट लॉन्गर टर्म के लिए TCS और सिद्धार्थ बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल एक बार सुदर्शन केमिकल वापस लेकर आइए। मैं इसीलिए एक्चुअली वो न्यूज़ पर फोकस कर रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। हर्षदा जैसे मैं बता रहा था कि जितना इसका मार्केट कैप है उसका 25% साइज़ पर का ये कंपनी है जिसको खरीदने जा रही है। और जो मेरी बात हो रही थी जब ये न्यूज़ आई थी तो एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका ये माना था कि ये री रेटिंग कैंडिडेट है। उन्होंने कहा कि 1400 तक जा सकता है ये स्टॉक, 1200 तो आज ही चला गया। मतलब आज की मार्केट ऐसी है ना, वो 1000 से 1200 देखिए हमारी आंखों के सामने स्क्रीन पर हो गया। 1000 रुपये पर था ये स्टॉक, 1200 ऑलरेडी हो गया और अब 1200 पे भी 20% के सर्किट पे लगाए। अच्छा ध्यान रखिए, ये जो दूसरा कंपनी है ये भी लिस्टेड कंपनी है, ये जो ह्यूबैक कलरेंट्स है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये इसका ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस खरीद रही है, जो इसकी जो जर्मन कंपनी है अज्यूमिंग उसका। तो अब इस लिस्टेड स्टॉक पर इम्पैक्ट है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन सुदर्शन केमिकल्स के लिए बड़ी खबर है। इसके लिए स्टॉक अब करीब 20% ऊपर है। कुछ देर में विवेक को जोड़ेंगे। विवेक ने पहले एक्चुअली स्टोरी ब्रेक की थी, एक बार वो TV18 पे न्यूज़ डालकर फ्री होंगे तो उसके बाद उनको यहाँ पर लेकर आएंगे और बात करेंगे कि ये क्या इससे क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन खबर बड़ी है, एक काम करते हैं मैंने ना एक तो ह्यूबैक का BSE पेज चेक किया, उन्होंने नहीं डाला है। ह्यूबैक कलरेंट्स ने कोई अपडेट नहीं डाला है। सो आई एम अज्यूमिंग ये ग्लोबल पेरेंट्स के साथ ही डील हो रही होगी। क्योंकि अगर सुदर्शन केमिकल और ह्यूबैक कलरेंट्स के साथ डील हो रही होती, दोनों कंपनियों को एक्सचेंज को नोटिफाई एग्जैक्टली, तो इसीलिए। लेकिन इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इस पर है। मीनवाइल अच्छा डीमार्ट का पोल रह गया ना हमारा अभी।
डीमार्ट का पोल एक कंचन के पास चलते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्ट करें डीमार्ट से? जी, तो कल आने वाले हैं नतीजे। कंपनी ने अपने अपडेट में जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है उसको तो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, जो कि है 14,050 करोड़ का। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस क्वार्टर में उन्होंने 6 स्टोर एडिशन किया है। अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर है वो हो गया है 377 का। लेकिन अब जो ब्रोकरेज का एक हमने कंपाइल डेटा करके आवाज पोल बनाया है, उसमें कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करी जाए तो रेवेन्यू में हमें 13% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, एबिटा में भी हमें 13% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। साथ में जो मार्जिन्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पैट, तो इसमें 17% का जो अपसाइड है वो एक्सपेक्टेड है। अब जो मार्जिन्स है वो फ्लैट इसलिए देखने को मिल सकते हैं कि जो बेसिकली Q2 का पीरियड होता है वो थोड़ा सा लीन पीरियड होता है अनफेवरेबल वेदर के चलते, लेकिन क्वार्टर 3 में अनुमान जताया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन के चलते यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जब इन्होंने Q2 का अपडेट दिया था उसके बाद 4 स्टोर एडिशन का अपडेट और आया था, जिसका रिफ्लेक्शन हमें Q3 में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अभी काम करते हैं। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक शिनॉय के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा सा आपको आज हमने होल्ड करा दिया। पहले तो ये सुदर्शन केमिकल पर कोई व्यू है क्या, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आपने ट्रैक किया हो स्टॉक को तो? हाँ, हमारे पास हुआ करता था ये पहले अनुजी। इनफैक्ट आई फील बैड आई डोंट ओन इट टुडे, क्योंकि जो उन्होंने एक डील की है बहुत अच्छी डील है। सच कहूँ तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंसी के अंडर उनके काफी सब्सिडियरीज थे ह्यूबैक ग्रुप के, और उनका एक कंपनी है इंडिया में भी लिस्टेड है, ह्यूबैक कलरेंट्स, जिसमें आई थिंक प्रोमोटर ओन्स 54%, और ये सुदर्शन इफेक्टिवली प्रोमोटर हो जाएंगे अगर मैं डील को सही पढ़ रहा हूँ तो। देन सुदर्शन हैज अक्वायर्ड द पेरेंट ऑफ ह्यूबैक कलरेंट्स इंडिया। सो उस कंपनी की मार्केट कैप 1,500 करोड़ के करीब है, तो इफेक्टिवली 800 करोड़ तो उनको वो उस सब्सिडी से ही मिल गए, और बाकी वो अबाउट सिर्फ 400 करोड़ और दे रहे हैं, 1170 करोड़। और इस कंपनी की टर्नओवर हुआ करती थी 1 बिलियन यूरो 2021 और 2022 में, फिर कम हुई है क्योंकि वो काफी इश्यूज में थी, और क्योंकि इन्होंने इंसॉल्वेंसी में एक्वायर किया। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दे हैव एक्वायर्ड द एसेट्स एंड बिजनेस ऑफ, नॉट द लायबिलिटीज। मतलब अगर इनका कोई डेट था तो वो डेट इन पे शायद रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है, और इसी का मैं मुझे पहले पता था कि डील हो रही थी। मैं ये देख रहा था कि अच्छा ये डेट का फिर क्या होगा। सुदर्शन की डेट बहुत कम है, अगर आप बड़ी वाली डेट सुदर्शन के ऊपर डाल देंगे तो फिर वो तकलीफ उनके ऊपर आ जाएगी। पर इन्होंने दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी डेट बीइंग ट्रांसफर्ड और बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस। तो इन लोगों ने सिर्फ एसेट्स और बिजनेस को अक्वायर किया है ऑन देयर कलरेंट्स बिजनेस, विच इज अ गुड थिंग। और अगर इसकी टर्नओवर वो वापस लेके आ सकते हैं वहां पर, तो उनकी टर्नओवर भी एक तरह से ऑलमोस्ट डबल हो सकती है 2-3 साल में। और जिस तरह से वो मार्जिन्स पे कंसंट्रेट करेंगे उस पर उनका प्रॉफिट भी डिपेंड करेगा। रिलेटिवली लो कॉस्ट है इनके लिए डील, लेकिन उनको शायद बैंक्रप्सी में मिली है, मतलब कुछ उनके सब्सिडीज बैंक्रप्सी में थे, इसलिए आई थिंक उनको डील अच्छी मिली है। तो आई थिंक आगे जाके देखना पड़ेगा मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होती है, बट ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको ओन किया करते थे, हमें शायद ओन करना चाहिए था, पर वो शायद अब उसका क्या कर सकते हैं। नहीं, वो तो खैर रिग्रेट्स तो हमेशा ही रहती हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपके पास कभी केमिकल्स में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट वेरी लिटिल। इनफैक्ट सुदर्शन एक ऐसा प्लेयर था पिगमेंट्स में जो हमें बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा हमारे पास SRF हुआ करता था, अलग स्पेस में है, पर फिर भी वो दोनों कंपनीज हमने मतलब बहुत पहले से वी हैड कट डाउन द पोजीशंस। केमिकल्स और फार्मा में अब इंटरेस्ट आया था अबाउट 2-3 महीने पहले से, तो हम कह रहे थे कि देखो अब रिजल्ट्स आने के बाद we will choose some companies in this space, but Sudarshan looks very interesting. Let us see अगर commentary के बाद अच्छा लगे तो even at this price it may still be interesting. 1208 पर आ चुका है इनफैक्ट आज की डेवलपमेंट के बीच ये स्टॉक का। दीपक, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी राय कमेंट्स पर लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकर लगा है गोल्डमैन की रिपोर्ट के बाद। ऑफ कोर्स
काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि देखिए जेनसेट्स की ओवरऑल प्राइसिंग वो CPCB 4 लागू होने के बाद 25% तक बढ़ गई है। दूसरी चिंता की बात यह है कि ओवरऑल इस तरह के डीजल जेनसेट्स की डिमांड भी आगे चलकर कम होती हुई दिखाई देगी। हाउ विल इट रियली प्ले आउट इन द लॉन्गर टर्म? क्या इस कंपनी को अपने आप को रिवायर करना पड़ेगा फिर? ऐसे कमेंट्स पे हम ट्रैक ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो जनरली अगर आप देखें तो ये इन अ वे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे ही प्ले है। दो चीजें इसमें ऐसी है कि ऑफकोर्स जेनसेट्स वो तो हर जगह देती है, इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। अगर आप गुड़गांव में जाए, आप बैंगलोर में जाए, ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज अ जेनसेट जिसमें आपके गीजर्स और फ्रिज सब चलते हैं इन केस पावर चला जाता है। बॉम्बे में तो नहीं होता, बॉम्बे में तो पावर जाता ही नहीं है मोस्टली। सो लेकिन अगर पूरी इंडिया बॉम्बे की तरफ हो जाए तो यस, रेजिडेंशियल का उनका डिमांड और फिर कमर्शियल का भी उनका डिमांड कम हो जाएगा। पर अगर आप फैक्ट्रीज में जाएंगे तो उनको बैकअप जेनसेट्स फिर भी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यू नीड बैकअप जेनसेट्स एनीवे। आपको बड़े और छोटे जेनसेट्स आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में बढ़ते गए तो आई थिंक इनका जो डिमांड है वो भी बढ़ता जाएगा। ये जरूर है कि थोड़ा सा रिस्क होगा जब इंडिया की पावर सिचुएशन जैसे बेटर होती जाएगी तो शायद इनका डिमांड थोड़ा सा कम होगा। पर मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट डेकेड में उनका इतना कम हो जाएगा कि इनकी डिमांड की इम्पैक्ट पड़ेगी। आई थिंक इंडिया नीड्स जेनसेट्स स्पेशली पोर्टेबल, जहाँ पे आप मतलब आजकल तो लाइक जैसे शादियों में, ग्राउंड में शादियां होती है, वहां पे भी जेनसेट वो मोबाइल वाली जेनसेट लेके जाते हैं। सो दैट वे आई थिंक डिमांड बढ़ती जाएगी। कमेंस की जो थोड़े से इनोवेशन जैसे साउंड रिडक्शन वाले इनोवेशन हैं वगैरह, दैट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स। लेकिन मैंने कंपनी को ट्रैक नहीं किया तो मेरे पास फाइनेंशियल्स में कुछ ज्यादा आई डोंट हैव कमेंट। लेकिन ओवरऑल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी पे आई थिंक लॉन्ग टर्म बेट्स इन पे लगाए जा सकते हैं। इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही है, वैसे सारे कंपनीज आजकल उनके प्राइस ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से मतलब परख के देखना चाहिए कि कब आप एंट्री करोगे। अच्छा दीपक जी, BSC आपके पास था क्या? हाँ, एक हमारे पास है थोड़ा सा अभी भी, एंड इट इज डूइंग वेल, इट्स डूइंग बेटर देन वी थॉट इट विल। उसका जो ये वीकली एक्सपायरी आपने क्या व्यू बनाया यहाँ पे, क्योंकि अब सडनली ये और एग्रेसिव हो गया है। ये अब से नवंबर 20 तक आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अभी यू लुक एट द मेंटालिटी ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर इन ऑप्शन। मतलब आप तो शायद ज्यादा ही जानते होंगे क्योंकि आप आपके चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स आते हैं। बट एक ऐसा भी टाइप है जो ब्रोकरेज पे सुबह आके पैसे लगा के शाम को पैसे ले जाते हैं, और वो डेली एक्सपायरी इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि उसमें प्राइसेस बहुत कम होते हैं, डिके बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह का या तो आप हीरो बन जाते हो या जीरो वाला, वो उस तरह का गेम हो जाता है। तो गेम की वजह से वो आई थिंक लोग ज्यादा आते हैं, वहाँ हारते भी बहुत ज्यादा है। वीकली एक्सपायरीज का को निकालने का मतलब है कि कुछ लोग जो 5 दिन हफ्ते में खेलते थे इस गेम को, और जिस गेम की तरह ही खेलते थे, वो अब सिर्फ 2 दिन खेल पाएंगे। ये नहीं होगा कि वो अपने पैसे बचा के मतलब 5 गुना या 3 गुना उस एक दिन में डालें। वो एक्चुअली उतना ही पैसा होगा उनके पास और उतना ही वो प्ले करेंगे, लेकिन वो 2 दिन हफ्ते में प्ले कर पाएंगे। वॉल्यूम्स काफी ज्यादा डिक्रीज होंगी शायद नवंबर 20 के बाद, और मार्केट शेयर BSE का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जितनी मार्केट शेयर इंक्रीज होगी उससे कई गुना ज्यादा उनका जो टोटल वॉल्यूम का जो प्रेशर है वो कम होगा काफी। मेरे हिसाब से ये है कि नियरली 40 to 60% वॉल्यूम्स कम होंगे दोनों प्लेयर्स में, और इसकी वजह से दोनों का इनकम कम ही होगा। दूसरी एक और चीज है कि सेबी ने एक और रेगुलेशन निकाली थी, लोगों ने ज्यादा उसको देखा नहीं है। वो एक तरह से ये है कि वो कैलकुलेट करेगा आपके वॉल्यूम्स और वॉलेटिलिटी के हिसाब से कितना आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके सेटलमेंट गारंटी फंड में। पिछले साल रफली सितंबर क्वार्टर या फिर दिसंबर, आई डोंट रिमेम्बर विच, एक क्वार्टर में
काफी नियरली 80-90% ऑफ द प्रॉफिट्स जो उन्होंने बनाए थे क्वार्टर के वो चले गए थे क्योंकि एसजीएफ को इंक्रीज करना पड़ा। अब जो नई कैलकुलेशन आई है सेबी से उससे वो अमाउंट बीएससी के लिए, एनएससी के लिए उतना नहीं है, बट बीएससी के लिए काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये दोनों डाउनसाइड रिस्क हैं बीएससी में, लेकिन अपसाइड ऑफ कोर्स यही है कि मतलब मार्केट शेयर थोड़ा सा बेटर हो जाए। मैं जरा सा वार्निंग ही देना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोग इसको पॉजिटिव ही सुन रहे हैं बट एक्चुअली न्यूज में काफी नेगेटिविटी है, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए। आई थिंक नवंबर 20 के बाद ही पोजीशंस लें, देखने के बाद कि वॉल्यूम्स कितने चेंज होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना का अगला स्टिमुलस कितना बड़ा होगा। मेटल्स पर अब आपका क्या व्यू होगा? एक्चुअली चाइनीज स्टिमुलस अगर आना होता तो अब तक तो आ ही जाता, क्योंकि काफी बिल्डअप हुई कि लास्ट महीने में आई थिंक 30% मार्केट इंक्रीज हुई है, और फिर कूल डाउन इसलिए हुई कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं है उस टाइम पे कि चेंजेस के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टिमुलस आएगा फ्रॉम देयर इंटरेस्ट रेट्स एंड फ्रॉम सम ऑफ देयर लोन रीपेमेंट और रियल एस्टेट पे, पर वो ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उनके जो प्रेशर्स हैं अभी कि अगर इंक्रीज करें रियल एस्टेट को बढ़ावा दें तो उनके जो करंट ओवरफ्लोइंग सिचुएशन है वो आई थिंक वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अगर लोग और बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से मुझे ये नहीं लगता कि इंक्रीज करेंगे किसी मीनिंगफुली स्टिमुलस को, लेकिन थोड़ा जरूर देंगे। मुझे लगता है कि उनके पास देने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है। दे हैव टू गिव इट पीसमील और थोड़ा सा डायरेक्शन दे के देंगे। देयरफॉर मेटल्स में मुझे भी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आता है क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन नजर आ रहा है और इन जनरल मेटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है वर्ल्ड वाइड। सो आई थिंक उससे प्राइसेस के करेक्शन होने की संभावना ज्यादा है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि प्योर मेटल्स में प्ले करना अभी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। ओके, चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी दशहरा, एंजॉय योर वीकेंड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार ब्रेक लें इससे पहले वो सुदर्शन केमिकल्स को रिविजिट करते हैं। विवेक इस स्टोरी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे। विवेक, क्यों एक्साइटेड है मार्केट इतने बड़े एक्विजिशन पर? वेल अनुज जी, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक्विजिशन है सुदर्शन केमिकल्स को। सितंबर में हमने हमारे व्यूअर्स को कहा था कि ये एक बहुत बड़ा एक्विजिशन आ सकता है सुदर्शन केमिकल्स की तरफ से। तभी मार्केट का एक ही डर था, सुदर्शन केमिकल्स खुद से भी एक बड़ा कंपनी को अक्वायर करने जा रहा है, एक ग्लोबल प्लेयर है। हालांकि वो ग्लोबल प्लेयर ने एक्चुअली ह्यूबैक कलरेंस जो है उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था और हमने कहा था कि सुदर्शन केमिकल्स ने ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक बिड डाला था ये पर्टिकुलर बिजनेस अक्वायर करने के लिए। आज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस सुदर्शन केमिकल्स ने बोला है कि 1180 करोड़ में उन लोग ह्यूबैक कलरेंस जो ग्लोबल बिजनेस है उसका पिगमेंट बिजनेस लेने वाले हैं। अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन कैसा बैठता है, जस्ट टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, FY21 FY22 में ह्यूबैक कलरेंस का ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूरोस का टॉप लाइन था और सुदर्शन केमिकल सिर्फ पिगमेंट बिजनेस के लिए क्लोज टू $127 मिलियन ही दे रहा है। तो वैल्यूएशंस एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, बट ऑफ कोर्स दो चीज़ ध्यान में रखना है, हम FY21 FY22 का टॉप लाइन देख रहे हैं और हम लोग और एक टॉप लाइन देख रहे हैं, द टॉप लाइन इज ऑफ द कंबाइंड बिजनेस एंटिटी। बट डिस्पाइट दैट ये तो समझ में आ रहा है कि अट्रैक्टिव है काफ़ी वैल्यूएशंस। सुदर्शन केमिकल्स वर्ल्ड में अभी सबसे सेकेंड लार्जेस्ट केमिकल प्लेयर भी बन जाएगा एंड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट पिगमेंट सेगमेंट में इट विल बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर। तो सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर भी आ जाएगा। नॉट ओनली दैट, न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड न्यू मार्केट प्रेजेंस सुदर्शन केमिकल्स को आएगा अक्रॉस यूरोप, अक्रॉस अमेरिका, अक्रॉस एशिया। सो दिस इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर आप देखोगे सुदर्शन केमिकल के लिए सिर्फ अराउंड 1100 करोड़ के करीब एक एक्विजिशन करके कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा इन द ग्लोबल मार्केट्स, स्पेशली एज फार एज पिगमेंट्स बिजनेस इज कंसर्न। उसके लिए आप देखोगे सुदर्शन केमिकल्स और एक लिस्टेड एंटिटी है ह्यूबैक कलरेंस जो इंडिया में लिस्टेड है, उसमें भी मोस्ट लाइकली ओपन ऑफर आएगा बिकॉज ग्लोबल कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे भी ओपन ऑफर ट्रिगर हो सकता है। तो ह्यूबैक कलरेंस जो इंडिया में लिस्टेड है वो स्टॉक भी काफ़ी एक्साइटेड है।
इनफैक्ट ऊपरी लेवल से ह्यूबैक कलरेंस इस समय कूल ऑफ होता हुआ इस बीच में एक केमिकल एनालिस्ट से बात भी कर रही थी। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि पहले तो ये जो डील हुई है वो सस्ती हुई है, ये और भी महंगी डील हो सकती थी। तो जो हम नंबर्स कह रहे थे 1180 करोड़, वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी सस्ती डील है। और इनऑर्गेनिक रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन ह्यूबैक का अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। ह्यूबैक का एक बहुत बड़ा बेस EU और साथ ही साथ अमेरिका में है, तो वहाँ से बिजनेस और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी बनती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद अनुज, सुदर्शन केमिकल्स एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। अब तक ये इंडिया बिजनेस में ज़्यादा फोकस था, तो ग्लोबल फुटप्रिंट इनका एक्सपैंड होता हुआ दिखाई देगा। ह्यूबैक ने हाल ही में क्लैरियंट का भी पिगमेंट बिजनेस खरीदा था, तो उसका भी फायदा यहाँ पर क्लियरली प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में एक फुल स्टैक ऑफरिंग अब सुदर्शन केमिकल्स में आती हुई दिखाई देगी, तो वो आपके रेडार पर होना चाहिए। बिल्कुल, तो सुदर्शन केमिकल्स रहेगा हमारे रेडार पर। गाबा सर, टेक्निकली कोई प्ले है क्या स्टॉक में? इनफैक्ट सुदर्शन केमिकल का जो आज का जो चार्ट बना है उसके हिसाब से मुझे तो पसंद है बिल्कुल, लेकिन है कि ब्रेकआउट मिला है और हाई टाइम पे 1140 का स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, बस वही दिक्कत है 1000 का। देन यू कैन प्ले इट फॉर 1200, तो अभी पास में है, लेकिन 1500 एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि चार्ट पैटर्न तो पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा स्टॉप डीप है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्वांटिटी कम कर सकते हैं करना है तो, बट 1500 पॉसिबल। जी सुदर्शन केमिकल आपके स्क्रीन पे 1165 पे, अब करीब 153 रुपये ऊपर। अब आते हैं स्ट्रेटजीज पे। निफ्टी लेके आइए स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक लेके आइएगा। आज लग रहा था कि जैसे कि निफ्टी भी वीकेंड का इंतज़ार कर रहा है, थक गया है निफ्टी भी इस हफ्ते। अनुज, रणनीति क्या रहेगी? अब जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं फॉर दिस वीकेंड, एक जियो पॉलिटिकल आई थिंक भी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये मेरी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी है, उसके बाद मैं एक लाइन ऐड करूँगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो कोई पोजीशन मत कैरी करिए, अपना वीकेंड एंजॉय करिए, दशहरा और वीकेंड दोनों एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क हैं वीकेंड पे। 2 इवेंट हैं वीकेंड पर जिनको हमें डाइजेस्ट करना है, एक तो वो चाइना का स्टिमुलस और दूसरा इजराइल का रिटेलिएशन जो इजराइल करने वाला है उसके ऊपर। तो मंडे को हम एक फ्रेश स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये एक बेसिक अप्रोच रहेगी मार्केट पर। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप एक चीज़ आप कर सकते हैं, इस मंथ एंड की निफ्टी की 25,000 की कॉल, मंथ एंड की, वीकली नहीं, वैसे वीकली तो कुछ टाइम बंद हो जाएगी, मंथ एंड की वीकली निफ्टी की 25,000 की एक कॉल आप ले सकते हैं। उसका कारण बताऊं मैं क्यों? इजराइल की कैबिनेट ऑलरेडी बोल चुकी है अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो हो सकता है वहाँ से कुछ ना आए। और जो दीपक ने बात कही थी ना कि अगर चाइना का इवेंट, चाइना का स्टिमुलस आना होता तो अब तक आ चुका होता, अगर बाई चांस वहाँ से भी कुछ नहीं आया तो मंडे मॉर्निंग को हो सकता है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है और लगातार मार्केट डे लो के आसपास बंद हो रहा है, मंडे मॉर्निंग को एक बार के लिए 150-200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जिनके पास। और ध्यान रखिएगा, मंथ एंड की अगर आप कॉल लेंगे तो उसमें आपके पास एक एडवांटेज ये होगा कि मंडे को अगर गैप डाउन भी मिला तो कॉल में कोई बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं होगा। मतलब अगर 100-150 पॉइंट का गैप डाउन भी हुआ तो 40-50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरेगी कॉल, क्योंकि पूरे महीने की टाइम वैल्यू भी बाकी है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि नहीं वीकेंड पे कुछ नेगेटिव आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो वो शायद प्राइस देने, उनके लिए। अदरवाइज आप खाली जाइए वीकेंड पे, एंजॉय करिए। जी, इस वीकेंड पे रावण को जलने दीजिए, दिल मत जलाइए। और जो अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट ना होने का और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या फ़ायदा है। सडनली आई थिंक क्या होता है ना, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जब हम पोजीशन लेते हैं वीकेंड पे ही काफ़ी, अगर आप देखिए टाइम इरोजन होता है उस पर, तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट को लेने का ये एडवांटेज होता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा ब्रेथ लेके आते हैं। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे कैसी है, और उसके बाद ऐसा ब्रेथ एक बार रखेंगे स्क्रीन पे कि एडवांस डिक्लाइन मतलब इन डेरिवेटिव्स क्या रहा, और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े को देखते हैं एक बार स्क्रीन पे। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप जहाँ पे हुआ वो है बंधन बैंक। अच्छा, 77 डिजिट्स थी यहाँ पे, शॉर्ट कवरिंग 29, शॉर्ट लगभग 53, 20 पे अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। अब एक एक करके स्लाइड्स लेके आइए स्क्रीन पे, जिन जिन में काउंटर्स में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ।
इस क्रम में सबसे ऊपर बंधन बैंक, नालको, परसिस्टेंट सिस्टम और एक्साइड और इप्का लैब, ये थे लॉन्ग्स। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ रह गई है, ट्रेड्स रह गए हैं। मानस, मंडे मॉर्निंग के लिए आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, जो कैरी करना है वो है परसिस्टेंट का फ्यूचर। अगर हम देखें तो परसिस्टेंट ने आज कुछ रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, तो परसिस्टेंट की फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 53.99 का स्टॉप लॉस लगाइए और 5600 के टारगेट सेट करिए। परसिस्टेंट। गाबा सर, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे के लिए? ऐसा है कि ट्रेड लेने के लिए ट्रेंड होना जरूरी है और ट्रेंड मिसिंग है। दिक्कत वो है, दशहरा भी है, वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड। अगर जिसको जबरदस्ती लेना ही है ट्रेड, नींद नहीं आती तो ले सकते हैं, वरना ज्यादा में ट्रेड ही मिस हो जाएगा और क्या, प्रॉफिट नहीं होगा ना, नुकसान तो नहीं होगा। अगर लेना है डाई हार्ड ट्रेडर्स के लिए तो डालमिया बारो 1869 पर ट्रेड कर रहा है। 1860 का स्टॉप लॉस बहुत टाइट है, या 1850 का भी लगा के चलें, ऑन द अपसाइड है 1900 पॉसिबल है डालमिया बारो। डालमिया भारत में एक ट्रेड, लेकिन ये ज़बरदस्ती वाला ट्रेड है। वैसे गाबा साहब लार्जली स्किप करना चाहते थे इस ट्रेड को। रचना जी, आपका क्या प्लान है, ट्रेड लेना है या रहने दें? नहीं, ले सकते हैं। टाटा केम के ऊपर मेरी नजर है और टाटा केम में अच्छा ट्रेंड भी है और यहाँ पे 1195 पे फ्यूचर्स का प्राइस है। अगर हम 1180 के एसएल के साथ ये बैन में है रचना जी, बैन में है, फ्यूचर नहीं ले पाएंगे, बैन में है। ऑलराइट, इन दैट केस में भी कैश में भी डील करना हो तो इसमें टाटा कैम में डील कर सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ट सेटअप अच्छा है। और अगर कैश के हिसाब से लेवल्स को देखा जाए और लॉन्ग करा जाए तो यहाँ पे 1186 पे है, और अगर 1170 के एसएल के साथ लॉन्ग करा जाए तो 1250 तक का टारगेट यहाँ पे जल्दी आ सकता है, विद इन 2 to 3 days। कैश में लें फिर इसको। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगी? सो अनुज जी, कैश सेगमेंट से लेकर जाएंगे और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को लेकर जाया जा सकता है। 780 के ऊपर 2 वीक के कंसोलिडेशन से बाहर आया है काउंटर। सो आई बिलीव 1820 1840 के प्राइस टारगेट के लिए आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को लेकर जाएं। 1770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड? विनय जी, देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग दीपक नाइट्रेट को ही लेके जाऊंगा, जो आपने आइडेंटिफाई किया था। बहुत ही, आप कह सकते हैं कि क्लीन सेटअप है, लॉन्ग एडिशन हुआ है, तो हम लोग दीपक नाइट्रेट को लेके जाएंगे 2800 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो टारगेट हमने रखा था 2880 का, ये इंटैक्ट रहेगा। सो इट्स ए बाय इन दीपक नाइट्रेट। ओके, चलिए एक बार जाने से पहले एक तो चीज़ें देखते हैं। एक बार जरा मिड कैप मार्केट लेकर आइए। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मिड कैप मार्केट को बिल्कुल डर नहीं है इन दोनों इवेंट का। निफ्टी में भले ही हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग आ जाती हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फिर से डे हाई के काफ़ी करीब बंद हो रहे हैं। मिड कैप तो इनफैक्ट एग्जैक्टली डे हाई पर बंद हो रहा है, स्मॉल कैप डे हाई पर तो नहीं बंद हो रहा, लेकिन काफ़ी करीब बंद हो रहा है डे हाई के। एक बार मिड कैप वापस दिखाएंगे मेरे को, और उसके बाद एडवांस डिक्लाइन देखेंगे। ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर है मार्केट के लिए कि एटलीस्ट ट्रेडर्स को इतना डर नहीं है यहाँ पर। और ये मिड कैप इंडेक्स 59,259 हाई था, 59,213 पर इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। चलिए वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोज देखते हैं किस तरीके की रही। फिर आपके लिए रेट्स आएंगे स्क्रीन पर, और मार्केट क्लोजिंग के निफ्टी करीब 30 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। उसके अलावा बैंक निफ्टी करीब 350 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी करीब 222 पॉइंट ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन 1280 बढ़ने वाले शेयर, 1163 गिरने वाले शेयर। अब सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर आईटी रहा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। वैसे खैर सबसे ज़्यादा टॉप गेनर फार्मा था 1% ऊपर। मेटल्स चाइना के उस स्टिमुलस से पहले थोड़ा सा गेन करता हुआ। ऑयल एंड गैस 0.5% ऊपर था। रिलायंस का काफ़ी इम्पैक्ट था यहाँ पर। रियल एस्टेट इंडेक्स नीचे था, फाइनेंशियल्स नीचे थे, निफ्टी बैंक नीचे था, और बाकी इंडेक्सेस मोर और लेस फ्लैट थे। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे निफ्टी में। सबसे पहले निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं। टीसीएस, देखिए सुबह एक बार के लिए टीसीएस गैप डाउन खुलने के बाद ग्रीन में आया, लेकिन वहाँ से फिर सेलिंग आई, वहाँ से फिर 2% स्टॉक नीचे गिरा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर गिरावट आई। आईटीसी करीब 0.7%, एचडीएफसी बैंक 0.7%, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको क्लियरली डाउन साइड दिखी। अपसाइड में ट्रेंड, निफ्टी का टॉप गेनर 2.5% के गेंस यहाँ पर है। हिंडाल्को 2.5% ऊपर, एचसीएल टेक, महिंद्रा, ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्स ऑफ टीसीएस, बाकी सारे आईटी पैक ने अच्छा किया। इन्फोसिस
ये भी ग्रीन में था। BPCL, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, कुल मिलाकर एक मार्केट की सधी हुई एक कहेंगे कि आप क्लोजिंग हुई। थोड़ा सा मार्केट वीकेंड के इवेंट से पहले टाइम बाय करता हुआ थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है इंडेक्स, लेकिन फटाफट से अगर हो सके वो एक दो वीकली मूवर्स दिखा देते हैं अनुज। ट्रेंड नियरली 11% का इजाफा इस पूरे हफ्ते में इसने बनाया, इनफैक्ट 12% तक की तेज़ी इस स्टॉक ने अपने नाम की। कोटक महिंद्रा बैंक भी है, आपका M&M भी है, HCL टेक है, अपोलो हॉस्पिटल, ये 3-4 टॉप स्टॉक्स हैं जो ओवर द वीक सबसे ज़्यादा एक्शन में रहे। लेकिन ट्रेंड बाय फार द बिगेस्ट मूवर, जिसमें करीब 12% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ट्रेंड टॉप गेनर है, लेकिन टाइटन टॉप लूज़र है इस हफ्ते का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। टाटा स्टील में भी कुछ मुनाफा वसूली ही बनती दिखाई दी। लेकिन कुल मिलाकर आपके लिए यह हाल मार्केट का। आप स्क्रीन पर 24,974, 25,000 के नीचे की क्लोज। देखते हैं इस हॉलिडे इस वीकेंड के बाद और इस त्योहारी वीकेंड के बाद हम सोमवार कब जब लौटेंगे, कितना और जोश और कितनी और रौनक के साथ वापस लौटते हैं। वीरू जी हाँ, तो पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से, अनुज की तरफ से, मेरी तरफ से, हर्षिता की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नवमी की और कल दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रहे आपका ये वीकेंड। सोमवार को फिर होगी मुलाकात पूरे पैनल की। तब तक के लिए नमस्कार।